नमस्कार दोस्तों, आपका इस सत्र में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और हम लोग अंग्रेजी कक्ष से कार्यवाही की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं। और आप इवान कह रहे हैं कि अगर आप ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, तो प्लस दबाकर चिन्ह अंकित कीजिए। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इवान कह रहे हैं कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। तो आपका आज का चौथे सत्र में स्वागत है। और ये हमारा आखिरी सत्र होगा जो ब्लॉकचेन की मूल सिद्धांतों के बारे में। तो आज आज जो हमारे इस सत्र के सूत्रधार होंगे वो इवान तोलकोचेव और मैक्सिम लिस्कोविट्स होंगे। और चलिए, ये मैक्सिम हमारे साथ हैं, तो अब हम आगे चलते हैं। तो पहले तीन सत्रों के अंदर हम लोगों ने बात की थी मूल बातों की जो ब्लॉकचेन के ऊपर थी। टोकेनोमिक्स की बात की थी और क्रिप्टो यूनिट टोकन्स की बात की थी। आप लोगों को यह भी बताया गया था कि जो न्यू का पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। और चौथे सत्र के अंदर आपको और अधिक जानकारी दी जाएगी क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के बारे में। तो आप आज सीखेंगे कि क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन क्यों इतनी दिलचस्प है। और उसके बाद हम लोग जो हम फिर से याद करेंगे कि किस प्रकार से ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करना है, उसके बारे में और सीखेंगे। देखेंगे कि ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर किस प्रकार काम करता है, क्या क्या जानकारी हमें प्रदान करता है। और हम लोगों को पता चलेगा कि किस प्रकार से हम लोग क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के ऊपर वॉलेट बना सकते हैं। मैक्सिम आपको बताएंगे किस प्रकार से होगी, क्या किस प्रकार की या किन प्रकार की आय आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोग कुछ मूलभूत बातों के बारे में बात करेंगे जो कि जरूरी हैं एक ब्लॉकचेन पर वॉलेट बनाने के लिए। तो आपने पहले ही सुना है कि ये ईओ प्लेटफॉर्म के ऊपर आधारित है। तो सत्र एक के अंदर आपको तीन ब्लॉकचेनों के बारे में बताया गया था: बिटकॉइन, इथेरियम और ईओएस। तो ये जो ब्लॉकचेन है, ये ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों का ये एक मूल है। और हर एक नए संस्करण में ये सभी ब्लॉकचेन जो हैं वो और तेज हो जाती हैं, गतिमान हो जाती हैं और नए नए मौके प्रदान करती हैं, कार्य क्षमताएं बढ़ जाती हैं। तो क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन की बात करें तो ये एक फोर्क है ईओस ब्लॉकचेन का। और इसके अंदर सभी बेहतरीन विशेषताएं जो हैं, जो इसके पूर्व संस्करण में थी, वो यहाँ पर मौजूद है। तो क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन जो है वो सबसे बड़ा फोर्क है, क्योंकि ये जो इसकी शुरुआत है वो 9 लाख अकाउंट्स के साथ हुई थी जब ये शुरू हुआ था। तो स्वाभाविक तौर के ऊपर बहुत सारे फायदे और बहुत सारे जो और ब्लॉकचेन्स हैं उनके मुकाबले में काफी फायदे इस ब्लॉकचेन को मिलते हैं। तो यदि हम लोग तुलना करते हैं तो सामान्य तौर पर यहाँ पर जो ब्लॉक या जो ब्लॉकचेन है इनकी तुलना इनकी गति से की जाती है। तो ये देखा जाता है कि एक सेकंड के अंदर कितनी ज्यादा लेन देन या कितना बड़ा ब्लॉक वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन जो है, यहाँ पर एक ब्लॉक जो है वो हर आधे सेकंड के ऊपर उसको जनरेट किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और इसका आकार कितना है, और इसके अंदर जो है 10,000 लेन देन समा सकते हैं। 10 नहीं, 10,000 यहाँ पर लेन देन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर स्लाइड में शायद गलती है, तो 10,000 लेन देन का एक आकार है। तो यहाँ पर आपके पास जो है, जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन है उसके अंदर एक ब्लॉक को निर्माण करने में 9 सेकंड लगते हैं। इथेरियम में जो एक ब्लॉक को जनरेट करने के लिए, निर्माण करने के लिए 13.5 सेकंड है। कई बार ये ज्यादा तेज हो सकता है या थोड़ा और धीमी धीमी गति से निर्माण हो सकता है। लेकिन ईओएस में हमने देखा है कि हर आधे सेकंड में एक ब्लॉक
का निर्माण होता है, जनरेट होता है। तो यहाँ पर जो गति है, ये गति जो है वो बहुत तेज है। तो यहाँ पर लेन देन की बात करें तो बिटकॉइन जो है वो 2 या 3 लेन देन प्रति सेकंड करता है, जबकि इथेरियम के ऊपर आधारित ब्लॉकचेन जो है वो 13 से 14 ब्लॉकचेन प्रति सेकंड 13 या 14 लेन देन प्रति सेकंड कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर चलिए गणना करते हैं, और आधे सेकंड में ईओस चेन के ऊपर एक ब्लॉक निकलता है, और इसीलिए 10,000 जो है 10,000 लेन देन जो है ये की जा सकती हैं। तो ये आधे सेकंड के अंदर, तो 1 सेकंड के अंदर आप जो है यहाँ पर कम से कम 20,000 लेन देन आप कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो यदि हम तुलना करें तो आप देखिए इथेरियम जो कि 13-14 लेन देन प्रति सेकंड करता है, यहाँ पर आपको 20,000 जो लेन देन है वो 1 सेकंड में हो सकता है। ये इसकी कार्य क्षमता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब जो क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, रिकॉर्ड उसी समय हो जाता है, जबकि और ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए कई बार कुछ मिनट, घंटे और दिन भी लग सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पर ये आपको जाना पड़ेगा कि आपके पास ब्लॉकचेन के ऊपर, क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के ऊपर 4 तरह के टोकन मौजूद हैं। हमने जहां पर टोकनॉमिक्स की बात की थी दूसरे सत्र के अंदर, तो ये यहाँ पर 4 टोकन जो हैं वो केवल इसी संख्या तक सीमित नहीं है, और आने वाले भविष्य में और भी टोकन इस ब्लॉकचेन के ऊपर मौजूद होंगे, क्योंकि ये जो इसकी कार्य क्षमता है वो कार्य क्षमता अधिक टोकनों को बनाने में कर सकती है। और ये केवल हमारी कंपनी से नहीं बल्कि और कंपनियां जो हैं वो इस ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर कर वो टोकन्स को जारी कर सकते हैं। फैमिली टोकन्स, पारिवारिक टोकन्स, निजी टोकन्स और व्यवसायिक टोकन्स, ये सारे के सारे टोकन्स जो हैं वो यहाँ पर हम जारी कर सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर खनन की बात करें, माइनिंग की बात करें, तो यहाँ पे खनन प्रकार जो है वो डीपीओएस यानी कि डेलीगेशन प्रूफ ऑफ स्टेक, इसके ऊपर आधारित है। यानी कि यहाँ पर जो ब्लॉकचेन के सदस्य हैं वो अपने टोकन को जो है उसको स्टेक कर सकते हैं और उससे आय कर सकते हैं। और यहाँ पर जो डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक जो है वो एक ऐसा कानून है या प्रोटोकॉल है जो कि ब्लॉकचेन से आधारित बहुत सारी कार्यक्षमताओं को बनाता है। तो ये जो हमारी ब्लॉकचेन है, ये ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को भी समर्थित करती है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो सबसे पहले इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर शुरू हुए थे, और अब आज आज के समय में ये प्रौद्योगिकी सभी ब्लॉकचेन्स के ऊपर ये उपलब्ध है, और ये प्रौद्योगिकी जो है ये उपलब्ध है। तो एक और महत्वपूर्ण फीचर जो क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के अंदर वो ये है कि जब आप हस्तांतरण करते हैं हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर, यानी कि ब्लॉकचेन के अंतर्गत जो भी आप लेन देन करते हैं वो पूर्ण रूप से मुफ्त है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन की। तो आइए अब आगे चलते हैं, और सैद्धांतिक यहाँ तक हमने अपना सैद्धांतिक सफर था वो पूरा किया, थ्योरी पूरी की, और अब हम लोग व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं। तो चलिए आइए हम लोग मैं अपने ब्राउजर को खोलता हूँ। तो अगली स्लाइड के ऊपर मुझे उम्मीद है कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा पृष्ठ अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ब्लॉकचेन के अंदर का मेरा पृष्ठ है। और चलिए आइए आगे चलते हैं। तो हम लोग क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के अंदर जाते हैं जब हम लोग एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं explorer.cryptounit.cc। तो ब्राउजर के अंदर हम लोग ये एड्रेस डालते हैं, हम लोग इसको टाइप करते हैं और आप सीधा ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो दिखाई देता है, जो यहाँ इंटरफेस है, इसके अंदर आपको अपनी बाईं ओर आपको दिखाई दे रहा है कि एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है क्रिप्टो यूनिट के पास, और इस समय हाल में 12 भाषाएं यहाँ पर मौजूद हैं। और आप जो हैं आप इसमें 12 भाषाओं में से किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी अंग्रेजी के ऊपर बात करता हूं, क्योंकि अंग्रेजी जो है हमारे सभी लोग उसको अच्छे से समझ पाते हैं।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस यहाँ पर आपको ऊपर ऊपर में टैब्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप के पास सबसे पहला टैब जो है वो इन्फो है, जिसके अंदर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सांख्यिकी प्राप्त कर सकते हैं कि टोकन्स क्या हैं, कितने टोकन्स हैं और उनके बारे में जानकारियां। और हम लोग वापस एक बार दोबारा से इस टैब के ऊपर आएंगे और कुछ और चीजें सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अकाउंट्स का टैब है, और अकाउंट्स के टैब के अंदर आप जो है आपको उन सभी अकाउंट्स के ऊपर आपको पहुंच मिल जाती है जो इस ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कौन से अकाउंट जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर हैं और कौन कौन से लेन देन ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये एक गुप्त प्रणाली है, यानी कि इस प्रकार से एक ऐसे गुप्त प्रणाली, और यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि ये अकाउंट्स तो हमें दिख रहे हैं लेकिन ये किसके अकाउंट्स हैं ये हमें नहीं पता है। तो हम लोगों को ये नहीं पता है कि इसके मालिक कौन हैं। आप लोगों को यहाँ पर दिख पाएगा कि कब ये अकाउंट जो था वो बना था, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये किसका अकाउंट है। फिर ऊपर आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से रियल टाइम में ये जो जो ब्लॉक है ये किस प्रकार से बन रहा है। आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि हर एक ब्लॉक के अंदर कितने लेन देन है, ट्रांजैक्शंस हैं, और आपको दिखेगा कि क्या क्या कार्य हुआ है। और साथ ही साथ आपको एक टाइम स्टैम्प यानी कि समय की एक छाप भी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये तकनीकी जानकारी है, तो ये आप लोगों को ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने 23 मिलियन ब्लॉक बना दिए हैं। अगला जो है वो है लेन देन का टैब यानी ट्रांजैक्शंस। हम लोगों को यहाँ पर दिखेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने लेन देन ब्लॉकचेन के ऊपर किए हैं। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर जो लेन देन है वो ब्लॉक्स के ऊपर आप देख रहे हैं। तो जब आप वहां जाते हैं तो आप ट्रांजैक्शंस के अंदर आपको दिखेगी जो सबसे हाल ही का लेन देन है वो सबसे ऊपर होगा। तो आपको दिखाई देगा कि कौन से समय में आपने क्या चीज की, और जब यदि आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि नए लेन देन भी इसके अंदर जुड़ चुके हैं। तो हर एक लेन देन का एक आईडी नंबर होगा। और यहाँ पर मैं आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, क्योंकि मेरे पास इस कॉन्ट्रैक्ट्स के पूरी की पूरी पूरी का पूरा जो है वो मेरी पहुंच नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास ये दिखाई देता है कि आपने क्या कार्य किया उस लेन देन के अंदर, फिर उसमें बात की जाती है कि कितने टोकन इस लेन देन के अंदर प्रासंगिक थे। ये जो ब्लॉक है इसमें बताया जाता है कि ये जो लेन देन है वो किसने की, और साथ ही साथ ये भी बताया था कि किस समय ये लेन देन हुआ। तो ये आपको आपके अकाउंट के बारे में ये सारे की सारी जानकारी देता है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये जानकारी देख रहा है कि आपने इस जो लेन देन है इसके अंदर फोर्स अपडेट यानी कि आपने एक प्रभावी या दबावी आपने रिफ्रेश किया है। तो यानी कि आप किसी व्यक्ति ने यहाँ पर अपने अकाउंट के ऊपर अपने वॉलेट के अंदर कुछ फोर्स अपडेट किया है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर एक बहुत सारे आपको यहाँ पर लेन देन दिखेंगे जिसके ऊपर लिखा होगा क्रिएट यूएनटीबी, यानी कि 24 यूएनटीबी के लिए ये लेन देन है। ये क्या है? ये खनन के ऊपर है। ये जब मैं आपको यूएनटीबी के बारे में बताऊंगा तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि हर एक जो ब्लॉक है उसके साथ 24 यूएनटीबी जो है वो बनते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्रिएट यूएनटीबी, और देखेंगे कि और क्या क्या यहाँ पर लेन देन मौजूद है। तो देखते हैं कि और कुछ अगर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक और लेन देन हुआ है जिसको यहाँ पर लिखा है क्लेम यूएनटीबी, यानी कि इसका मतलब ये है कि किसी ने अपने अकाउंट में इस जो अकाउंट का जो एड्रेस है उसके ऊपर उन्होंने एक बटन दबाया है जिसका नाम है क्लेम यूएनटीबी, और ये जो उनका
उनकी राशि थी यूएनटीबी की, वो उन्होंने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर किसी ने एक और लेन देन आ रहा है स्टेक यूएनटीबी के नाम से, तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ये किसी ने अपने यूएनटीबी जो है वो स्टेक किए हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जानकारी जो आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी कौन से समय में कौन सा लेन देन हुआ है। तो ये एक साधारण लेन देन है ब्लॉकचेन की, लेकिन बहुत उपयोगी भी है। और सबसे ज्यादा उपयोगी जानकारी या लेन देन वो होंगे जब आप अपने वॉलेट से किसी को जो जो राशि है वो आप हस्तांतरित करेंगे, या आप अपने यूएनटीबी को स्टेक करेंगे या उनको क्लेम करेंगे। और ये सारे के सारे लेन देन जो हैं ये आपके अकाउंट के अंदर नोट कर लिए जाते हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर सहज कर ली जाती है। उसके बाद है वॉलेट्स के ऊपर, और इसके बारे में मैक्सिम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। और यहाँ पर आप जो है नए वॉलेट बना सकते हैं, और हम लोग इसके ऊपर थोड़ी देर में बात करेंगे। तो अभी हम लोग चलिए यहाँ पर एक बात, हम लोग एक इन्फो टैब भी है जिसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। तो अगर हम देखते हैं क्या यहाँ पर आपके पास जो जो टोकन है वो, और बीच बीच में जो ये जानकारी है टोकन्स के ऊपर वो बदल जाती है। आपको अभी स्क्रीन हम लोग इंतजार कर रहे हैं स्क्रीन का, और यहाँ पर साथ ही साथ जो ब्लॉकचेन का भी एक अनुभाग है, और यहाँ पर आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कितने जो जो ब्लॉक्स हैं वो कितने जल्दी उनका निर्माण हुआ है। और अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ब्लॉकचेन की सांख्यिकी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि किस प्रकार से ब्लॉकचेन की कार्यक्षमता का इस्तेमाल हो रहा है। आपको सीपीयू, नेट और रैम की जानकारी दी जा रही है। तो मैक्सिम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि ये क्या है जब वो वॉलेट के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस समय ब्लॉकचेन के ऊपर वर्तमान में हम लोग जो है 4 गीगाबाइट की मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिसके अंदर से जो जो 46 जो है वो अभी इस्तेमाल हो रही है। और जब ये 72% जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये जब यहाँ पर मेमोरी 90% हो जाएगी तो कंपनी इसकी मेमोरी बढ़ा देगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस ब्लॉकचेन के ऊपर ज्यादा अकाउंट्स बन रहे हैं, इस कंपनी के ऊपर ज्यादा, इस क्रिप्टो यूनिट के ऊपर, इस ब्लॉकचेन के ऊपर ज्यादा लेन देन हो रहा है, और शायद उसके बाद हम लोग इसको बढ़ा देंगे। आइए अब हम लोग टोकन्स की बात करती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहली चीज जो हम लोगों को दिखाई दे रही है वो है सीआरयू। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि उसका इस समय जो जो वर्तमान मूल्य है यूनिटेक्स एक्सचेंज के ऊपर क्या है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितना जो टोकन है उसको कितनी बार, कितना इसको जारी किया जा चुका है, किस संख्या में इसको जारी किया जा सकता है। तो जब हम लोग इसको दबा के आगे देखते हैं तो दाहिनी तरफ आपको और ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो यदि आपको याद हो तो सत्र 2 के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि किस हर एक टोकन के बारे में हम लोगों ने ज्यादा जानकारी प्राप्त की थी। तो सीआरयू टोकन जो है वो आपके पास 2 स्थितियों में हो सकते हैं, एक फ्रोज और एक तरल में। तो इसीलिए ये जो टोकन है ये टोकन और ज्यादा जारी नहीं किए जाएंगे। और ये जो आपके पास यहाँ पर जो दिखाई दे रही है संख्या, तो ये संख्या हमेशा इतनी ही रहेगी और इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टोकन है, ये टोकन जो है वो मांग में है, और समय के साथ साथ ये जो टोकन है ये और कम होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जो है ये जो क्रू है इनको आप परिवर्तन कर सकते हैं वर्ल्ड क्रू के अंदर, अगर आप कुछ कमीशन देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप परिवर्तन शुल्क देते हैं तो सीआरयू के माध्यम से परिवर्तन देकर आप वर्ल्ड सीआरयू टोकन जो है वो दे सकते हैं, वो खरीद सकते हैं। और उसके बाद डब्ल्यू क्रू को आप जो है स्टेक भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर जो स्टेकिंग की मात्रा क्रू की है वो 1.5 बिलियन की है।
तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि जो तरल CRU टोकन है आप उनको स्टेक कर सकते हैं और आप उनसे यूएनटी भी अर्जित कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक अपने जो तरल CRU हैं वो अगर आपने अभी तक उनको अगर आपने स्टेक नहीं किया है तो आप उनको जरूर स्टेक कर लीजिए। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि अब हम आते हैं कि यहाँ पर जो 28% अकाउंट ऐसे हैं जिनके अंदर क्रू बैलेंस शून्य है। तो यहाँ पर जो टोकन है वो सबसे पहले जारी हुए थे और बहुत सारे लोग इन उनके वॉलेट में क्रू मौजूद है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से जो क्रू है वो किन अकाउंट्स के अंदर किस प्रकार से उनका विभाजन है, उनका आवंटन हुआ हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1663 अकाउंट ऐसे हैं जो कि 1 मिलियन से ज्यादा टोकन जो है वो उनके अंदर है। और हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो क्रू, वो अकाउंट जिनके पास सबसे ज्यादा अधिकतम मात्रा में CRU टोकन मौजूद है। तो आइए अगली टोकन की बात करते हैं। तो अगला टोकन जो है ये WCRU टोकन है और वर्ल्ड क्रू टोकन इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि कितनी इसके इसको हम जारी कर सकते हैं और कितने टोकन जो हैं इसमें से स्टेक किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि जो इनकी आपूर्ति या सप्लाई है वो 80 बिलियन तक ही रहेगी। वर्ल्ड क्रू टोकन जो है वो डिजिटल शेयर्स हैं और इनकी संख्या सीमित है। तो आज की तारीख के अंदर आप देख पा रहे हैं कि 25 बिलियन टोकन जो है वो सर्कुलेशन के अंदर हैं, वो मौजूद हैं। और उसमें से 23 बिलियन टोकन जो है वो उनको स्टेक किया जा चुका है। तो अब यहाँ पर जो वर्ल्ड क्रू टोकन है वो दो स्थितियों में हो सकते हैं, या तो वो फ्रोजन हो सकते हैं या वो तरल हो सकते हैं। और अभी जो है ये सभी टोकन जो फ्रोजन स्थिति के अंदर है, लेकिन जैसे मार्च आएगा और वैसे वैसे ये टोकन अनफ्रीज होने शुरू हो जाएंगे। तो अभी के लिए सबसे बढ़िया विकल्प ये है कि आप इन टोकन को स्टेक कर दीजिए और आप यूएनटीबी के माध्यम से आप आय प्राप्त कीजिए। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 1 बिलियन के से ज्यादा के टोकन जो हैं वो अभी स्टेक नहीं हुए किए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लोगों के अकाउंट में इतने सारे लोगों के अकाउंट में 1 बिलियन टोकन पड़े हुए हैं जिनका वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमारी राय तो यही है कि आप उनको स्टेक कर दीजिए ताकि आपको कुछ आय प्राप्त हो। अब आप देखेंगे कि 42% लोग जो हैं जिनके पास क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन है उनके पास ये टोकन है। तो उन्होंने उनके पास ये टोकन है और काफी लोगों के पास शून्य टोकन हुए हैं। तो मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि अक्टूबर के शुरुआत में कि जो विश्व क्रू के जो वर्ल्ड क्रू की टोकन की जो पहुंच है, खरीद की पहुंच है, वो रोक दी जाएगी। केवल वही लोग खरीद पाएंगे जिन्होंने जिन्होंने प्रॉफी निवेश और निवेश सलाहकार का पाठ्यक्रम जो है वो आप अगर निजी निवेशक की अकादमी से लेते हैं तो। और इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास केवल 2 हफ्ते बचे हैं कि आप जो हैं वो जो इन टोकन्स को, डब्ल्यू क्रू को आप जो है वो उनको खरीद सकते हैं यूजीपी के माध्यम से और उसके बाद उनको स्टेक कर कर आप जो है वो यूएनटीबी टोकन के रूप में आय अर्जित कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा कि यदि मैं बहुत गति से तो नहीं मैं चल रहा हूं, ताकि वो मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ सुनाई और समझ में आ रहा है। तो चलिए आइए यूएनटीबी की ओर चलते हैं। तो यूएनटीबी जो है वो एक प्लेटफॉर्म का यानी कि इस मंच का टोकन है। और ये वो टोकन है जो कि
ये तब इसकी उत्पत्ति तब होती है जब आप लेन देन करते हैं इस ब्लॉकचेन के ऊपर, और उस लेन देन की पुष्टि जो है वो की जाती है। तो यहाँ पर ये 10 साल के लिए ये टोकन जो है वो उसका निर्माण होगा, उसकी उत्पत्ति होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो आपूर्ति है इसकी, वो आप 81 बिलियन तक कर सकते हैं। और अभी तक जो सर्कुलेशन में जो है वो केवल और केवल 18 बिलियन के आसपास है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि किस रेट के ऊपर यूएनटीबी निकल रहे हैं, तो हर ब्लॉक के साथ 24 यूएनटीबी निकल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि इस समय हर एक ब्लॉक के साथ जो हम बात कर रहे हैं, तो उसके साथ 24 यूएनटीबी निकलते हैं। तो यानी कि 48 यूएनटीबी जो है वो प्रति सेकंड उनकी वो उत्पत्ति हो रही है, वो 131 दिन के लिए। और अगले 136 दिन तक उसके बाद जो जो यहाँ पर जो आवंटन है वो इस प्रकार से किया जाता है। जो टोकन जो है वो उनका निर्माण हो रहा है, और ये टोकन जो है वो तभी निर्माण होते हैं जब आप नोड्स के द्वारा खनन करते हैं। तो 5% जो है वो जो भुगतान है वो नोड होल्डर्स को दी जाती है, और 95% जो है उसका आवंटन जो है वो यूएनटीबी के जो सीआरयू और डब्ल्यूसीआरयू के होल्डर्स हैं, जो धारक हैं, वो जब अपने टोकन्स को स्टेक करते हैं तो उसके हिसाब से उनको आय मिलती है। तो अक्टूबर के अंदर ये पूरी प्रणाली बदल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ऐसी क्षमता होगी कि इस ब्लॉकचेन पर आप नए नोड्स बना सकते हैं, और उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, आपका जो ये कंपनसेशन जो प्लान है वो बदल जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद 40% जो है वो नोड होल्डर्स के पास जाएगा, और 40% जो है वो जो है वो आपके पास स्टेक की जो आय होगी, वो स्टेकिंग की आय आपको प्राप्त होगी। और 20% ब्लॉकचेन के पास रहेगा, ताकि ब्लॉकचेन के जो भी तकनीकी जरूरतें होती हैं उसका वो इस्तेमाल कर सके। तो ये अब यहाँ पर आपको पता है कि जाहिर सी बात है कि लोगों के पास ये टोकन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपने अपना टोकन का अपने वॉलेट का निर्माण किया होगा तो यूएनटीबी की जरूरत पड़ती है, ताकि आप उसका उस वॉलेट को आप बनाए रख पाएं और उसकी कार्य क्षमता को आप जो है चालू रख पाएं। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर यूएसडीयू की बात करते हैं। तो यूएसडीयू जो है वो स्टेबल कॉइन है जिनका जो कि $1 का उसका ये अनुपात है। तो एक यूएसडीयू जो है वो $1 के बराबर रहता है, इसीलिए इसको स्टेबल कॉइन कहते हैं। तो इस समय आप देखेंगे कि यहाँ पर 62 लाख यूएसडीयू जो है वो अभी कंपनी के पास है। अब यूएसडीयू का मतलब ये है कि इसकी पृष्ठभूमि में, इसके बैकग्राउंड के अंदर कंपनी के पास इतना डॉलर के अंदर राशि पड़ी हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि 2,91,962 का भुगतान यूएसडीयू का भुगतान किया गया था, चाहे वो प्रॉफी बोनस के रूप में या वो लॉयल्टी बोनस के रूप में। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यूएसडीयू की अगर हम लोग यहाँ पर आवंटन की बात करें तो 58.61% जो है उनका आवंटन किया गया था। और ये जो है ये मेल खाता है डब्ल्यूसीआरयू के धारकों के साथ। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिनके पास डब्ल्यूसीआरयू हैं उतने ही उतने ही लोगों के पास यूएसडीयू बांटे गए, जो कि बात सही थी। तो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, और वो ये कि मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजर से, प्रबंधकों से निवेदन करूंगा कि वो एक फॉर्म जो है वो गूगल फॉर्म सभी को दे दीजिए, ताकि वो अपने प्रश्न उस फॉर्म के अंदर लिख सकें और उसके बाद हम उनके उत्तर दे पाएंगे।
तो यहाँ पर आज बहुत सारे लोग जो है ये प्रश्न पूछते हैं कि सीआरयू डब्ल्यूसीआरयू को कैसे ट्रैक किया जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि हमारी जो प्रारंभिक स्टेज थी उसके अंदर डब्ल्यूसीआरयू टोकन जो थे वो फ्रोजन थे, जो कि 365 दिनों के लिए लॉक थे, फ्रोजन थे। और उसके बाद अगले 5 साल के लिए किसी एक स्कीम के अनुसार ये टोकन अनफ्रीजिंग चालू हो जाएंगे। लेकिन सीआरयू के लिए ये प्रणाली थोड़ी सी अलग है। तो सबसे पहले 365 दिन थी, और उसके बाद जो लोगों को उपहार के रूप में जो सीआरयूज मिले उपहार के रूप में, तो उनको 570 या 546 दिन के बाद उनके टोकन्स जो हैं वो अनफ्रीज होंगे। और उसके बाद आपको ये भी बताना चाहेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो भी थोड़ी सी जिम्मेदारी लेते हैं कि किस प्रकार से क्रू जो है वो अनफ्रीज होंगे। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें सीआरयू टैब में जाना होगा। और मैं यहाँ पर किसी भी एक वॉलेट को उठा लेता हूँ, जैसे कि ये वॉलेट है, और मैं इसका एड्रेस कॉपी करता हूँ। और इस प्रकार आप अपना वॉलेट जो है वो आप ले जाते हैं कि जहां पर सीआरयू या डब्ल्यूसीआरयू है। तो मैं उसको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो दाहिनी ओर एक सर्च बार है उसके अंदर मैंने उसको पेस्ट कर दिया है। और जैसे ही मैं उसको एंटर करूंगा तो मुझे इस वॉलेट के बारे में जानकारी पता चलेगी। तो आपको दिखाई देगा कि कितने सीआरयूज हैं, कितने डब्ल्यूसीआरयू हैं, कितने जो सीआरयू फ्रोजन हैं, कितने अनफ्रोजन हैं, कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो यहाँ पर कितना लेन देन है, तो इस पूरे वॉलेट का लेन देन हमें दिखाई दे रहा है। और आपको दाहिनी तरफ जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज का आपको एक बटन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको फिर ये सूची दिखाई देती है। तो यहाँ पर एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि आपको दिखाई देगा कि कौन सा कॉलम है जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना था। हम लोगों को यहाँ पर एल्गोरिथम के देखेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर हम लोगों को दिखाई देगा कि कब ये जो क्रू है वो तरल हुआ और क्या राशि में तरल हुआ, तो इसको किस प्रकार से हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप कोई भी क्रू जब आप उपहार के रूप में जब आपको प्राप्त होता है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है उनके लिए उनके उनके तरलता के लिए बनता है। तो 4 तरह के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और उनको एल्गोरिथम चाहे बोला जाता है, जिनको हम लोग संख्या 1, 2, 3 और 4 के साथ लिखते हैं। तो जो एल्गोरिथम 1 है, ये वो एल्गोरिथम है जिसके अंदर हम लोग सीआरयू टोकन है जो आपने खरीदे थे। तो ये 365 दिन के बाद जो है वो तरल होने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद एल्गोरिथम 2 वो उन सीआरयूज के लिए है जो आपको उपहार के रूप में मिले थे, और ये 540 दिनों के अंदर जो है ये तरल होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद एल्गोरिथम 3 जो डब्ल्यूसीआरयू टोकन के लिए जिनको आपने खरीदा है, और ये 365 दिनों के अंदर तरल होने शुरू हो जाएंगे। और फिर एल्गोरिथम 4 जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन वो एल्गोरिथम जो है वो एल्गोरिथम बहुत कम देखने को मिलता है। वो तब जब आपको डब्ल्यूसीआरयू जो आपको उपहार में मिले हों और आपको उसके अंदर 440 दिन का इंतजार करना पड़ता है उनके तरलता के लिए। तो यहाँ पर चलिए आइए इस पंक्ति को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और उदाहरण के तौर पर आप देख पा रहे हैं कि 26 मई को यहाँ पर आपने 80,000 डब्ल्यू क्रू खरीदे, और उसकी जो एंट्री है वो यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, तो ये हो सकता है कि ये परिवर्तन भी हुआ हो सीआरयू का डब्ल्यूसीआरयू के अंदर, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो एंट्री है वो वही की वही रहेगी। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण के तौर पर आपको एल्गोरिथम जो है, यहाँ पर आपको मालूम है ये तीसरा एल्गोरिथम है, और 365 दिनों के बाद इसमें अनफ्रीजिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो मई 2022 के अंदर आप यहाँ पर एक नई एंट्री को देखेंगे जो कि उत्पन्न होगी, और उसमें आप देखेंगे कि आपके पास 80,000 की राशि है, लेकिन उसके अंदर केवल और केवल 1% जो है वो
सिक्के जो हैं वो तरल होंगे। तो यानी कि आपके पास 80,000 में से केवल 800 सिक्के ही तरल होंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपका कौन सा पैकेज है, CRU है या WCRU है। तो आपको पता है ये 3 नंबर एल्गोरिथम है, तो 365 दिन लगेंगे। और इस प्रकार 10% जो है वो, 1% माफ कीजिएगा, ये 1% जो है वो आपके तरल होने शुरू हो जाएंगे। तो जब आप लगातार अपने वॉलेट को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एक नया नंबर हर बार, और आप अपने बैलेंस को आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कुछ प्रश्न हैं तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और आपको लिंक दे दिया गया है फॉर्म का, और यहाँ पर आप अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने वॉलेट्स के ऊपर देखते हैं। तो अगर हम लोगों को अपने क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के ऊपर कार्य करना है तो हम लोग यहाँ पर अभी के लिए प्रस्तुति पे वापस आते हैं, और 5वीं स्लाइड। तो यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि आप 3 तरीके से अपने वॉलेट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप CRU के माध्यम से बैक ऑफिस के अंदर, फिर दूसरा आप UGP के बैक ऑफिस से बना सकते हैं, और तीसरा तरीका क्रिप्टो यूनिट एक्सप्लोरर के माध्यम से, जो कि बटन मैंने जिसके बारे में आपको पहले बताया था। मुझे एक क्षण दीजिए और हम लोग अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये जो विकल्प है ये उन लोगों के पास मौजूद है जिनके पास 2021 फरवरी से पहले जिनको उपहार में क्रू मिले थे। और यहाँ पर आपके पास एक ये जो क्रिप्टो वॉलेट का आपका आपका पता लिखा होगा, और आपको अपना वॉलेट बनाना होगा ताकि आप अपनी पहुंच बना सकें क्रिप्टो वॉलेट तक। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर हरा बटन दिखाई दे रहा है, आप इसको बताएं दबाएंगे तो आपका जो जो वॉलेट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसका पूरा मार्गदर्शक जो पुस्तिका है वो आपको इसके नीचे दी गई है। आप उसको दबाएंगे तो ये मार्गदर्शिका पुस्तिका आपके पास उस प्रस्तुत हो जाएगी। दूसरा तरीका है UGP के माध्यम से। तो UGP के माध्यम से वॉलेट बनाना ज्यादा पसंदीदा और लाभदायक है। जो नए हमारे पार्टनर्स हैं वो इसका इस्तेमाल करें। तो आपको बता दें कि UGP जो है वो कंपनी है जिसके पास पूरे हक हैं कि वो UGP ग्रुप के पास हक है कि वो इस टोकन को, इस सिक्के को वो जारी कर सकें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से सरल है, सबसे ज्यादा सरल है। जब आप UGP ग्रुप के ऊपर पंजीकरण करते हैं तो आपको पूरे कंपनी के जो ढांचे के ऊपर आपकी पहुंच बन जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर उस आपकी पहुंच बन जाती है। उसके बाद जो वॉलेट है आपको 10 UNTB एक उपहार के रूप में देता है ताकि आप अपना वॉलेट खोल सकें। उसके बाद आप जो है अपना एक निजी अकाउंट के सेक्शन में जाते हैं, और वहां पर आप देखेंगे कि क्रिप्टो वॉलेट का पता आपके लिए जनरेट कर दिया गया है। फिर आप मार्गदर्शक पुस्तिका का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप अपनी एक्सेस की जो है वो बना सकें और अपने वॉलेट तक अपनी पहुंच बना सकें। तो आइए अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो ये तरीका वो है जब आप एक्सप्लोरर के ऊपर अपना वॉलेट बनाते हैं। आप अगर डैशबोर्ड पे जाएंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा एक टैब जिसका नाम है क्रिएट। और जैसे ही आप उस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने वॉलेट को बना पाएंगे। तो आप को ये तरीका क्यों चाहिए? ये इसलिए ताकि अगर आप कोई अतिरिक्त वॉलेट बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपने UGP ग्रुप के माध्यम से एक वॉलेट बनाया, और उसके बाद आप
ये जो वॉलेट है आप अपने निवेश वॉलेट के लिए बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल निवेश के लिए कर सकते हैं। फिर आप एक अलग वॉलेट जो है वो बना सकते हैं जो यूटिलिटी टोकन्स के लिए होगा और उसके बाद दूसरे टोकन्स के लिए होगा। तो अगर आप योजना बना रहे हैं कि आप P2P एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आप एक नए वॉलेट का इस्तेमाल करके करेंगे। अब मैं बता देता हूं वो क्यों। क्योंकि क्या होता है कि जो भी ब्लॉकचेन के ऊपर आप अगर अपना अपने वॉलेट का पता देते हैं तो कोई भी देख सकता है कि ये वॉलेट किसका है और क्या जानकारी है। तो इसीलिए आप हमेशा अपना एक नया वॉलेट बनाते हैं। यदि आप P2P एक्सचेंज करते हैं या आप कुछ भी करते हैं तो आप एक अतिरिक्त वॉलेट बनाते हैं। और उसके बाद अगर आप जो है वो अपने अपने पहले वॉलेट से कुछ पैसे हस्तांतरित करते हैं दूसरे नए वॉलेट में, और उसके बाद आप बाकी चीजें करते हैं जो भी लेन देन आप करना चाहते हैं। तो ये एक अतिरिक्त सुरक्षा की एक परत बना देता है। और एक और चीज मैं आपको बताना और चाहता हूं सभी जो कि लेन देन आप क्रिप्टो यूनिट वॉलेट में करते हैं वो निशुल्क होता है, और आप जितना मुमकिन हो सके उतना ज्यादा आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और क्या चीज है जो यहाँ पे बहुत दिलचस्प है वो ये कि जब आप अपने वॉलेट का निर्माण करते हैं तब आप अपने अनूठे वॉलेट नेम का निर्माण कर सकते हैं। लगभग 12 डिजिट तक वो हो सकता है। आप उसका उपयोग ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं या किसी और कार्य के लिए कर सकते हैं। आप उसके लिए अपना स्वयं का एक अनूठा नाम दे सकते हैं ताकि आप उसे बेहतरीन रूप से उसको समझ पाएं और उसके साथ बढ़िया काम कर पाएं। साथ ही जब आप वॉलेट का निर्माण करते हैं आपको याद रखने की जरूरत है ये कुछ बातें। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप याद रखें 3 बिंदु, और आपको उन्हें लिखना है। और ये जो वॉलेट एड्रेस है, ये जो वॉलेट का पता है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं एक्सचेंज के लिए, लेकिन आपको इसे कहीं पे सुरक्षित और संरक्षित रखना है। और फिर सीड वाक्यांश यानी बीज वाक्यांश और आपकी निजी कुंजी। तो जो सीड फ्रेज है वो 12 शब्दों का समूह होता है, और वॉलेट में प्रवेश करने के लिए यह वाक्यांश आवश्यक है। साथ ही वॉलेट का पता 12 वर्णों की संख्याओं तक होता है और अक्षरों का एक क्रम होता है। और अगर आप अपने बीच वाक्यांश को खो बैठते हैं तो आप वॉलेट तक पहुंच नहीं बना सकते। हालांकि जो आपकी निजी कुंजी है ये आपके सीड फ्रेज के साथ निर्माण होता है, इसका है। आप इसका उपयोग करते हैं वॉलेट के लिए। आपको सुनिश्चित करना है कि आपको ये सभी चीजों को कहीं पे सुरक्षित और संरक्षित रखना है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि आप सुरक्षा पूर्वक अपने वॉलेट में पहुंच बनाएं। और जो कंपनी है वो इस जानकारी को नहीं रखती, और अगर आप कहीं भी किसी भी प्रकार से इस वॉलेट से हाथों बैठते हैं तो कंपनी आपको ये जानकारी नहीं वापस प्रदान करेगी। तो आप इसे कैसे सेव कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे तौर तरीके हैं। और लोग कहते हैं कि जो कागज है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित तरीका है, और बहुत सारे लोग जो है वो अपने कंप्यूटर पे भी लिख लेते हैं, क्योंकि देखिए कंप्यूटर को कोई हैक कर सकता है, कंप्यूटर चोरी भी हो सकता है। आप इसी प्रकार कागज का टुकड़ा भी घुमा सकते हैं, तो इसलिए आपको अलग अलग जगहों पर इसको लिखना है। या तो आप इसे एक पीस ऑफ पेपर पे लिख सकते हैं, और वो जो कागज का टुकड़ा है आप उसको एक ऐसी जगह रखें जो सबसे ज्यादा सुरक्षित, जैसे तिजोरी आपकी अगर है कोई बैंक में, या आपके घर में अगर कोई तिजोरी आप वहां रख सकते हैं। आप इसे किसी मेमोरी स्टिक में भी सेव कर सकते हैं, जहां आपको इंटरनेट की अगर ना भी पहुंच हो तो भी आप उसका उपयोग कर सके। या भविष्य में हम लोग आपको कुछ ऐसे विकल्प भी प्रदान करेंगे कि आप अपने कोल्ड वॉलेट का निर्माण कर सके, लेकिन ये हमारे भविष्य की योजनाएं हैं। तो आप इसे कम से कम 2 तरीकों से तो स्टोर कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं, कहीं पे सेव कर सकते हैं, या उसे मेमोरी स्टिक पे सेव कर सकते हैं। जब आप पंजीकृत होते हैं आप ये सभी चीजों को सेव कर लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि जो प्राइवेट की है वो सीड फ्रेज के साथ साथ निर्माण उसका होता है, और वो सभी लोग जो कि पहली बार ब्लॉकचेन पे पंजीकरण करते हैं उन्हें एक प्राइवेट की नहीं मिलती। लेकिन आप चिंता ना करें, अगर आपके पास ये नहीं है, आपको केवल इसका उपयोग करना है वॉलेट तक पहुंच बनाने के लिए। और भविष्य में हमारी ये कोशिश होगी कि आप अपनी
प्राइवेट की को भी जनरेट कर पाए। लेकिन फिलहाल आप बिल्कुल चिंता ना करें, अगर आपके पास अपनी प्राइवेट की नहीं है, आपको सीड फ्रेज का उपयोग करना है वॉलेट तक पहुंच बनाने के लिए। तो जब आपको ये सभी चीजें प्राप्त हो जाती हैं, तब आप अपने वॉलेट तक पहुंच बना सकते हैं और वॉलेट के साथ काम कर सकते हैं। तो यहाँ ये मंच जो है मैक्सिम आपको मंच प्रदान करेंगे और बहुत सारी और अन्य खूबसूरत चीजें आपको ये प्रदान करेंगे। तो मैक्सिम, ये मंच आपका हुआ। धन्यवाद है इवान आपका। और दोस्तों, आइए मिलकर हम हमारी ध्वनि की जांच करते हैं। अगर आप सुन पा रहे हैं तो 10 नंबर चैट के अंदर जरूर दें। बहुत बढ़िया दोस्तों, धन्यवाद है आपकी प्रतिपुष्टि का। और अब मैं अपने सभी पृष्ठों को आपके लिए खोल लेता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखा पा रहा हूं। मुझे आशा है कि आप इसे बखूबी रूप से देख भी पा रहे होंगे। मुझे चैट बॉक्स में बकायदा ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग लिख रहे हैं कि स्क्रीन छोटी है और आप ठीक से नहीं पढ़ पा रहे। तो क्या अब आप ठीक से पढ़ पा रहे हैं? क्या हमने आपके लिए स्क्रीन थोड़ी बड़ी की है? हमें आशा है कि अब आप और बेहतर तरीके से पढ़ पा रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग हमारे वॉलेट के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने हमारे वॉलेट का नाम भी लिखा है और बीच वाक्यांश, ये जो कोड है ये यहाँ दर्ज किया है। लेकिन जैसे कि इवान ने बोला है, यहाँ आप सीड फ्रेज का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोड नहीं है, दोनों चीजें आप कर सकते हैं। और फिर आप साइन इन पे क्लिक करते हैं तो अगला काम जो आपका है वो ये है कि आपको 6 अंकों के पिन कोड का निर्माण करना है। आप हर बार इसका निर्माण करेंगे जब भी आप अपने वॉलेट में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आप केवल इसका निर्माण एक ही बार के लिए करते हैं। तो अगली बार या तो आप वही पुराना वाला पिन रख सकते हैं या वो 6 अंकों का पिन बदल भी सकते हैं। याद रखें कि अगर आप कम बारी आ रहे हैं तो आप वही पुराने वाला जो आपको सरलता से याद रहता है, वही पिन कोड को आप दर्ज करें। फिर ब्लू बटन पे क्लिक करके आपको अगर वॉलेट में जाना है तो प्रोसीड टू वॉलेट बटन पे आप क्लिक करेंगे और आप आ जाएंगे इस पृष्ठ पर। और मुझे आशा है कि आप मेरी स्क्रीन को बखूबी रूप से देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग हमारे ब्लॉकचेन वॉलेट में आ गए हैं और आइए मिलकर हम देखें कि वो बहुमूल्य क्या कदम है जो हमें उठाने हैं। और लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि ऊपर की ओर आपके वॉलेट का नाम लिखा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके धन को कहीं पे स्थानांतरित किया जा सके तो आपको इस वॉलेट एड्रेस को कॉपी करना और इसे भेजना है। लेकिन यहाँ पे ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप इसे कॉपी कर सकते हैं। ये जो चिन्ह बना हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे और फिर जो आपके वॉलेट का नाम है वो स्वचालित रूप से कॉपी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कुछ गलतियां करने से बचेंगे। हो सकता है अगर आप कॉपी करते हुए कुछ और गलती से करते तो फिर वो त्रुटि ला सकता है, इसलिए आप इस चिन्ह का उपयोग करें। इसके बगल में आप डैशबोर्ड देख पा रहे हैं जो कि एक प्रतिबिंब दिखाता है आपको कि रैम कितना है और कितना व्यस्त हमारा सीपीयू या रैम है। इसके बारे में मैं आपको और थोड़ी देर में आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो नीचे की ओर आप एक मेन्यू देख पा रहे हैं जिसके बारे में आप और विस्तार से जान पाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम इसमें और थोड़ा नीचे की ओर जाएं, मैं ये आपके लिए और सुविधाजनक बनाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप हमारा पोर्टफोलियो देख पा रहे हैं, हमारा वॉलेट देख पा रहे हैं और जो मुख्य डेटा है सभी टोकन को लेके ऊपर की ओर आप देख पा रहे हैं अपना पोर्टफोलियो। और 2 बटन आप देख पा रहे हैं, रिफ्रेश बैलेंस और रिफ्रेश फ्रोजन। तो इसका क्या मतलब है? रिफ्रेश फ्रोजन ये वो बटन है
जो कि आपको सक्षम बनाता है अपने वॉलेट को ताज़ा करने के लिए। और कितनी संख्या में, जो भी संख्या में आपके पास फ्रोजन टोकन है, आप उससे भी ताज़ा कर पाते हैं। याद रखिए कि अगर आप अपने वॉलेट में लंबे समय से नहीं प्रवेश कर पा रहे हैं, हो सकता है कि ये जो स्क्रीन है ये ग्रे कलर का दिखाई दे, और शायद हो सकता है कि आपको ये ना पता हो मैं आगे क्या करूं। तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। इसका ये मतलब है कि आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है अपने वॉलेट को इस क्षण तक, जिसका ये मतलब है कि आपको इस बटन पे क्लिक करना है रिफ्रेश फ्रोजन पर, जब तक कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये पूरी ना हो जाए, और जितने भी ट्रांजैक्शन है जिनको आप करना चाहते हैं ये सभी पूर्ण रूप से हो जाने चाहिए। तो आप देखेंगे कि जब आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी। आप जब तक इस प्रक्रिया तक नहीं पहुंच जाते तब तक किसी और बटन पे आप क्लिक ना करें। तो रिफ्रेश फ्रोजन पे क्लिक करने के बाद जब तक सभी संख्याएं ना बदल जाए तब तक आपको कुछ नहीं करना है। और इसके बगल में रिफ्रेश बैलेंस बटन आपको सभी परिवर्तन देखने को मदद करता है। थोड़ी देर के बाद हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो नीचे की ओर आप सभी टोकन देख पा रहे हैं, CRU, वर्ल्ड CRU, UNTB और USTU। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ टोकन है मेरे वॉलेट में और हम लोग इसका उपयोग करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया है, CRU और वर्ल्ड CRU में ये एक क्षेत्र होता है फ्रोजन, और ये यहाँ दर्शाता है कि कितने फ्रोजन टोकन आपके पास अपने वॉलेट में हैं। साथ ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितने उपलब्ध हैं, जिसका ये मतलब है कि ये आपके लिए उपलब्ध हैं, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये दर्शाता है कि कितनी संख्या में स्टिक्ड हैं, और साथ ही आपको परसेंटेज भी दिखाते हैं कि क्या परसेंटेज है आपके वॉलेट के अंदर। आप याद रखें कि यूएनटीबी के लिए कोई क्षेत्र नहीं है फ्रोजन के नाम से, क्योंकि यूएनटीबी को आप फ्रोजन स्थिति में नहीं रख सकते हैं। लेकिन यूएनटीबी के लिए एक और क्षेत्र है जो कि अनस्टेकिंग है। तो वो सभी यूएनटीबी जिन्हें आप भविष्य में अनस्टेक करते हैं वो यहाँ दर्शाए जाते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा आगे आपसे बात करेंगे। और यूएसटीयू आपको ये दर्शाता है कि कितनी संख्या में यूएसटीयू आपके पास अपने वॉलेट में है। आप इसे स्टेक नहीं कर सकते, जो कि सामान्य बात है, आप केवल इसे भेज सकते हैं। और जो अगला बिंदु है वो ये है कि मैं आपको ये सभी बटन दिखाना चाहता हूँ जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। तो एक सवाल भी पूछा गया कि स्टेकिंग को लेके एक सवाल पूछा गया है, और थोड़ी देर के बाद हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। और इसी दौरान ये दो मुख्य बटन है, स्टेक और सेंड, जिसका स्टेक का मतलब है कि आप स्टेक भी कर सकते हैं और सेंड का मतलब आप कहीं पे भेज सकते हैं। यानी कि आप ब्लॉकचेन के अंतर्गत भी भेज सकते हैं बाकी अन्य उपयोगकर्ताओं को, या आप इस एक्सचेंज में भी भेज सकते हैं। तो थोड़ी देर के बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा। और साथ ही ये जो मुख्य पृष्ठ है इसकी ओर हमने देख लिया है। और आइए अब हम मिलकर चलते हैं, रूपांतरण के बारे में बात करते हैं CRU का वर्ल्ड CRU में। वो करने के लिए आपको डैशबोर्ड पे ये बटन दिखाई देगा, कन्वर्ट WCRU। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अगले पृष्ठ की ओर पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको ध्यान देना है, ये जो सूचना है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि इवान ने आपको बताया है, आप अपनी पसंदीदा भाषा के अंदर भी जानकारी को, इस पूरे पेज को तब्दील कर सकते हैं ताकि आपको सभी चीज बखूबी रूप से समझ आए। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आप CRU से WCRU में रूपांतरण कर सकते हैं। यानी जो फ्रोजन CRU है आप इसको वर्ल्ड CRU के अंदर रूपांतरण कर सकते हैं। तो दो प्रकार के हैं ये बटन, एक फ्रोजन है, एक अवेलेबल है। हमारा आपसे ये कहना है कि आप फ्रोजन CRU को ही वर्ल्ड CRU में रूपांतरित करें, क्योंकि ये ज्यादा लाभप्रद रहेगा आपके लिए। देखिए, क्योंकि मेरे वॉलेट में केवल अनफ्रोजन रूप में CRU उपलब्ध है, तो हमें केवल उन्हीं के साथ काम करना है। लेकिन जैसा मैं अभी दिखा रहा हूँ उसी प्रकार से आप अपने फ्रोजन CRU के साथ भी कर सकते हैं। नीचे की ओर आप सभी संख्या में टोकन देख पा रहे हैं।
यहाँ पर 4940 CRU मेरे लिए उपलब्ध है, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में मुझे जो उपलब्ध CRU है उस संख्या को चुनना है जिसको मैं रूपांतरित करना चाहता हूँ वर्ल्ड CRU में। जैसे कि मैं यहाँ पर 4 की संख्या को यहाँ पे डालता हूँ। मैं समझाता हूँ कि मैंने 4 क्यों चुना। देखिए, फिलहाल मेरे वॉलेट में मैं अपने जो मुख्य पृष्ठ है वहां पर मैं आया और मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे पास केवल 4 USDO हैं। तो अगर आप वापस से इस पृष्ठ पर आए जहाँ पे रूपांतरण आप कर रहे थे और वहां पर अगर आप CRU की संख्या को दर्ज करें जिसे आपको WCRU में रूपांतरित करना है, आप देखेंगे कि आपसे कुछ कमीशन मांगा जा रहा है इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए, और वो आप देख पा रहे हैं कि ट्रांजैक्शन फी 3 USDO से थोड़ा सा ज्यादा है। तो आपको ये बात याद रखनी है और आपको पहले से ही टॉपअप करना है अपने वॉलेट को उस संख्या में USDO से जितने की आपको आवश्यकता है CRU को WCRU में रूपांतरित करने के लिए। तो थोड़े समय के बाद आपके लिए एक वीडियो मैनुअल का भी निर्माण किया जाएगा और ट्रेनिंग सत्रों का भी निर्माण किया जाएगा ताकि आप ये समझ सके कि एक्सचेंज के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं और अपने वॉलेट में पर्याप्त संख्या की USDO को ला सकते हैं। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये जो लेन देन का शुल्क है आपको इसको मद्देनजर रखना है। और जब आप CRU की संख्या को चुन लेते हैं जिनका आप रूपांतरण करना चाहते हैं तो नीचे की ओर आपको बटन देखने को मिलेगा कन्वर्ट CRU। तो यहाँ पे आपको अपने पिन कोड को डालने की आवश्यकता है जब हम वॉलेट के अंदर प्रवेश करते हैं और उसके बाद आपको कन्वर्ट बटन पर क्लिक करना है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये हो गया है पूर्ण रूप से, जो ट्रांजैक्शन है हमारा रूपांतरण हो चुका है। और जब आप अपने लेन देन को पूरा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको ये तालिका देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर आप इस एरो बटन पे क्लिक करेंगे। दोबारा से आपको अपने पिन कोड को यहाँ दर्ज करने की आवश्यकता है और इसका ये मतलब है कि यहाँ पर आपको शुल्क का भुगतान करना है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आपको एक सूचना देखने को मिलेगी जो कि आपसे ये कहेगी कि CRU को WCRU में रूपांतरण कर दिया गया है। और हम लोग रिफ्रेश बैलेंस पे अब क्लिक करेंगे। पहले मेरे पास केवल 120 वर्ल्ड CRU थे, लेकिन अब 124 मेरे पास वर्ल्ड CRU दिखाई दे रहा है और USDO के रूप में मेरे पास केवल एक USDO अब बचा है। दोस्तों, मुझे आशा है कि अब आपको ये बात मेरी बखूबी रूप से समझ आ गई होगी और ये जो रूपांतरण है वर्ल्ड CRU का शायद अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। लेकिन इससे पहले कि आप रूपांतरण करें CRU को वर्ल्ड CRU में, आपको इसको स्टेक करना अति अनिवार्य है और ये करने के लिए हम एक और टैब पे जाते हैं जो कि स्टेकिंग कहलाती है। यहाँ पर इस पे क्लिक करते हैं डैशबोर्ड में और यहाँ पर ये पृष्ठ आपके लिए खुलेगा जहाँ आपको बहुत सारे विकल्प देखने को मिलेगा और आप रूपांतरण कर सकते हैं वर्ल्ड CRU को UNTB के लिए या आप CRU को UNTB के लिए स्टेक कर सकते हैं और आप UNTB को नेट या CPU के लिए स्टेक कर सकते हैं। और थोड़ी देर के बाद हम इन सभी के बारे में आपके साथ बात करेंगे। तो मान लीजिए अगर हम वर्ल्ड CRU को UNTB के लिए स्टेक करना चाहते हैं, फिलहाल मैंने 120 वर्ल्ड CRU को स्टेक करने के लिए लगाया है, माइन करने के लिए। तो हमने उस पृष्ठ पे क्लिक किया, उस बटन पे क्लिक किया और हम इस पृष्ठ पे आ गए हैं और आप ये सभी जानकारी फिलहाल देख पा रहे हैं। याद रखें कि जब आप इस पृष्ठ पे पहुंचेंगे या मान लीजिए किसी और भी पृष्ठ पे आप जाते हैं जहां पर स्टेकिंग की बात आपसे की जाती है, तब आपको अपने वॉलेट को अपडेट करना है। जो आपका स्टेकिंग पृष्ठ है आप उसे अपडेट करेंगे। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हो सकता है आप अपने वॉलेट का उपयोग ना कर रहे हो जब तक कि आपका वॉलेट अपडेट नहीं हुआ है, या जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसे एक दिन पहले ही अपडेट किया है।
तो जब आप इस पृष्ठ में पहुंच जाते हैं और आप बकायदा ये भी देख पाते हैं कि ये एक ग्रे विंडो है जहां पर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, केवल आपको इस एंट्री में यहाँ अपडेट करना है। तो आप पिन कोड को दर्ज करते हैं और एंटर बटन पर क्लिक करते हैं और उसे तब तक आप अपडेट करते हैं जब तक आपको ये शब्द देखने को ना मिले, ये वाक्य देखने को ना मिले कि अभी कुछ क्षण पहले ही वॉलेट को अपडेट किया गया है, यानी अपडेटेड अ फ्यू सेकंड अगो। जब तक आप इस पूरी लाइन को नहीं पढ़ लेते हैं तब तक आपको अपडेट करते चले जाना है, क्योंकि इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपने शायद बड़े लंबे समय से अपने वॉलेट में आप प्रवेश ना किया हो आपने, तो ये जो चक्र बना हुआ है, चक्र का चिन्ह है, सर्कल, इसको आपको तब तक दबाना है जब तक आप इस वाक्य को ना पढ़ लें, अपडेटेड अ फ्यू सेकंड को। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको याद रखना है। इसके बाद एक और बहुमूल्य जानकारी, सो क्या है कि 120 वर्ल्ड CRU टोकन जो कि स्टेक किए गए हैं और इस अवधि के दौरान मैंने लगभग 15 UNTB मैंने अर्जित किए हैं। और ये जो मेरी आय है मैं इससे बाकायदा क्लेम भी कर सकता हूँ, इसका दावा कर सकता हूँ, यानी मैं इसको क्लेम करके अपने बाकी अन्य कार्यों में इसका उपयोग कर सकता हूँ। इसको ये करने के लिए मेरे को हरे बटन क्लेम UNTB पे क्लिक करना है और इसके बाद आपसे पिन मांगा जाएगा, जो कि आप अपने 6 अंकों के पिन को दर्ज करेंगे और आपको पास आपके UNTB आ जाएंगे। आपने देखिए यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि जो टोकन है उनको क्लेम कर लिया गया है। आप दोबारा से इस पृष्ठ को अपडेट करेंगे और क्या देखते हैं आप, हमारे पास 0.0008 UNTB हो चुके हैं, जिसका ये मतलब है कि स्टेकिंग फिर से चालू हो गया है और इसी प्रकार से प्रतिशत स्टेकिंग होता है। तो आप मुख्य पृष्ठ पर आ जाते हैं और आप यहाँ देख पाते हैं कि UNTB की जो संख्या है वो भेजे गए हैं। और सच बोलूं तो मुझे याद नहीं है कि पहले कितने थे मेरे पास UNTB, लेकिन मुझे आशा है कि आपको जरूर स्पष्ट हो क्या होगा कि आपने किस प्रकार से क्लेम करना है UNTB को। वो UNTB जो कि माइन किए गए थे स्टेकिंग करके वर्ल्ड CRU की, इनको माइन किया गया था वर्ल्ड CRU स्टेकिंग के माध्यम से। तो अब हम दोबारा आते हैं वर्ल्ड CRU स्टेकिंग के विकल्प पर। आप कैसे कर सकते हैं ये, तो इस स्थिति में देखिए 120 वर्ल्ड CRU मैंने स्टेक किए हैं और 4 वर्ल्ड CRU मेरे लिए फिलहाल उपलब्ध हैं, यानी अवेलेबल हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कितने वर्ल्ड CRU आपके लिए उपलब्ध है जिन्हें आप स्टेक कर सकते हैं। और इस प्रकार से इस स्लाइडर का उपयोग करके दाएं बाएं इसे घुमाकर आप इसे दाईं ओर, जैसे पूर्ण रूप से अगर आप इसे हिला देते हैं, आखिर तक पहुंचाते हैं, तो आप वर्ल्ड CRU की संख्या देखते हैं जिसे आप स्टिक करना चाहते हैं। आप देखिए प्रतिशत के रूप से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। स्लाइडर को बीच में अगर ले आते हैं, मेरे को केवल अगर 50% उपयोग करना है या मान लीजिए 100% इसका उपयोग करना है, या तो स्लाइडर का उपयोग करें या इस क्षेत्र में आप मैनुअली भी कर सकते हैं। इस क्षेत्र में आप मैनुअली उस संख्या को लिख दीजिए जिसको आप स्टिक करना चाहते हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कितना बैलेंस उपलब्ध है वर्ल्ड CRU के लिए, और फ्रोजन बैलेंस भी मैं देख पा रहा हूँ। इसका ये मतलब है कि जो अनफ्रोजन वर्ल्ड CRU है सो मेरे पास कितने हैं और फ्रोजन की संख्या कितनी है। हम देख पा रहे हैं कि 4 WCRU फ्रोजन स्थिति में है, इसको भी हम स्टेकिंग पे लगा सकते हैं। नीले बटन स्टेक वर्ल्ड CRU पे क्लिक करके मुझे मेरे पिन कोड को दोबारा से दर्ज करना है, उसका पुष्टिकरण करना है और उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे लिखा आ रहा है दाईं ओर नीचे कि लेन देन जो है सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। तो फिलहाल मेरे पास 124 वर्ल्ड CRU मैंने स्टेकिंग पे लगा दिए हैं। बाकायदा आप ऊपर देख सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है सफलतापूर्वक आगे की ओर बढ़ रहा है और यहाँ पर हमारे पास पहले से ही 0.0021 UNTB
उपलब्ध हैं। थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पे वापस आएंगे और ये देखेंगे कि कितने यूएनटीपी को माइन किया जाएगा हमारे इसी सत्र के दौरान। तो ये थी पूरी बात वर्ल्ड सीआरयू स्टेकिंग के बारे में। इसी प्रकार से आप सीआरयू को सीआरयू के लिए भी स्टेकिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर स्टेक कर सकते हैं और जो भी प्रासंगिक संख्या है वर्ल्ड सीआरयू का उसे चुन सकते हैं, माइन कर सकते हैं। डब्ल्यूसीआरयू में ये भी बिल्कुल उसी से मेल खाता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। केवल एक ही चीज है जो आपको मद्देनजर रखना है, सो है कि कितने उपलब्ध बैलेंस आपके लिए सीआरयू में है, लेकिन वर्ल्ड सीआरयू में नहीं, जिस प्रकार से पहले हमने बात की थी। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है सो ये है कि आप अनस्टेक कर सकते हैं कुछ सीआरयू को या वर्ल्ड सीआरयू को स्टेकिंग से। और यहाँ पे आप इस भाग को देख पाएंगे जो कि अनस्टेक सीआरयू है। मान लीजिए अगर डब्ल्यू सीआरयू है तो यहाँ पे अनस्टेक डब्ल्यू सीआरयू दिखाई देगा। और ये करने के लिए आपको यहाँ पे जितनी संख्या में सीआरयू टोकन को आप अनस्टेक करना चाहते हैं सो आप इस क्षेत्र में दर्ज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 40 सीआरयू मैंने यहाँ दर्ज किया। आप याद रखें एक बात को बहुत ध्यानपूर्वक कि यहाँ पर जब भी आप अनस्टेक करेंगे सीआरयू को या वर्ल्ड सीआरयू को भी स्टेकिंग से जब आप अनस्टेक करेंगे, आप याद रखें कि ये आपके खाते में 72 घंटे में वापस आएंगे। इसका मतलब इस प्रक्रिया को अनस्टेक करने में 72 घंटा लगता है। और आप अपने पिन कोड को डालकर जब उसका पुष्टिकरण करते हैं तो आप देखेंगे कि जो 40 सीआरयू है वो अनस्टेक हुए। तो अब हम हमारे मुख्य डैशबोर्ड में आ गए हैं। हम दोबारा से रिफ्रेश बैलेंस पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस स्थिति में हमारे पास 4900 टोकन सीआरयू टोकन स्टेक हो गए हैं और फिलहाल जो 40 सीआरयू हैं वो अनस्टेक हुए हैं और वो हमारे वॉलेट तक पहुंच रहे हैं 72 घंटे में। हम इसे बकायदा क्षेत्र में देखेंगे जो कि अवेलेबल है। और ये जो अनस्टेकिंग है ये भी हमें देखने को मिल रहा है कितनी संख्या में हमने अनस्टेक किया है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको याद रखना है कि आज क्योंकि हम काफी विस्तार से बात कर रहे हैं और जब तक मैं इस डैशबोर्ड में हूँ, आइए मिलकर बात करते हैं रैम, सीपीयू और नेट के बारे में। आखिरकार ये क्या चीजें हैं और इसकी आवश्यकता हमें क्यों है। तो दोस्तों हो सकता है आपने यहाँ ध्यान दिया हो कि जब हमने शुरुआत की थी तब मेरे पास कुछ कम प्रतिशत यहाँ पे दर्शाया जा रहा था। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, और मैं इसके लिए आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा जूम कर रहा हूं ताकि आप और अच्छे से देख पाए। तो सरल भाषा में अगर मैं बोलूं, रैम, सीपीयू और नेट ये एक प्रकार के संसाधनों की तरह है, रिसोर्स की तरह है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं और उसका उपयोग करके हमारा वॉलेट बखूबी रूप से काम भी करता है। तो अगर हम वास्तविक जीवन की बात करें तो रैम क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी मानी जाती है ना। तो इसी प्रकार से जो रैम है आप उसको गाड़ी की बॉडी मान सकते हैं, यानी एक गाड़ी की कितनी क्षमता है। तो जितनी ज्यादा रैम आपके पास अपने वॉलेट में होगा, इसका यहाँ ये मतलब है कि उतना ज्यादा लेन देन आप करने में सक्षम हो पाएंगे, उतने ज्यादा आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और अगर आप बहुत सारे लेन देन करते हैं, बहुत सारे स्थानांतरण करते हैं, या तो इस प्रणाली के अंतर्गत करते हैं या मान लीजिए आप अपने धन निधि को कहीं और स्थानांतरित करते हैं, तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मेमोरी की आवश्यकता है ताकि आप सक्षम हो सके और आपका वॉलेट जो है बखूबी रूप से काम कर सके। और अगर आप चाहते हैं कि वॉलेट जो है वो सभी जानकारी को प्रोसेस कर पाए, और अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो गति है, जो हमारी जानकारी है उसकी प्रोसेसिंग की गति को बढ़ाया जा सके, तो हमें सीपीयू को समझना चाहिए यहाँ, क्योंकि सीपीयू प्रोसेसर की तरह काम करता है कंप्यूटर के। और जितना ज्यादा आपके पास सीपीयू है उतना ज्यादा आपके पास कंप्यूटेशन क्षमता आती है और उतनी ज्यादा तीव्र गति से सभी लेन देन आपके वॉलेट के अंतर्गत होते हैं। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं स्टेकिंग, अनस्टेकिंग के बारे में और गति के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे बेहतर होगी। और इस स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो वॉलेट है वो फिलहाल
0.08% अपनी पूर्ण क्षमता के रूप से ये काम कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में कुछ लेन देन किया है अपने वॉलेट में। तो जो सीपीयू है वो थोड़ा सा लोड हुआ है। लेकिन अगर मैं बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं के बारे में बात करूंगा तो सीपीयू पे जो लोड है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आपको ये बात को सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपके पास सीपीयू एक भरपूर और प्रचुर मात्रा में हो। ये कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। और नेट के बारे में अगर आपसे बात करूं तो ये एक रोड की तरह है। या तो ये एक लाइन की रोड हो सकती है या बहुत बड़ा हाईवे हो सकता है जहां पे 8 लाइनें इकट्ठे चलती हैं। तो हमारा आपको ये सुझाव है कि आप सीपीयू और नेट अपने पास रखें। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बहुत सारे लेन देन करते हैं तो हमारा आपको ये सुझाव है कि आप कम से कम 50 यूएनटीबी को स्टेक करें दोनों में। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल हम रैम पे आते हैं ताकि आपको सभी चीजें बखूबी रूप से स्पष्ट हो जाएं। कुछ लोग शायद ये नहीं समझ पाते हैं कि ये जो संख्या है इसका मतलब क्या है, और ये जो पीला चक्र है आखिरकार इसका मतलब क्या है। इसका ये मतलब है कि जो मेमोरी है आपके वॉलेट की वो लोड करी गई है इस प्रतिशत तक, इस संख्या और इस प्रतिशत तक, ताकि आपका जो वॉलेट है वो पूर्ण रूप तक अगर ना इस्तेमाल हो जाए अपनी मेमोरी कैपेसिटी की, तो बहुत जरूरी है कि आप खरीदें और भी रैम को। तो समझते हैं कि ये कैसे हो सकता है। बाय और सेल रैम पे हम क्लिक करते हैं, ये जो लिंक है यहाँ पर, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऊपर भी क्लिक किया तो इसी प्रकार से एक नीचे भी मेन्यू में वही बटन है बाय एंड सेल रैम। किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो आप इस पृष्ठ पर आ जाएंगे जहां आपको शीर्षक के रूप में बाय एंड सेल रैम दिखाई देगा, और आपको यहाँ पे जो वर्तमान रैम मूल्य है सो देखने को मिलेगा। तो फिलहाल 1 बाइट रैम का इतने यूएनटीबी बराबर है। तो यहाँ देखते हैं, या यहाँ कुछ रैम को हम खरीद लेते हैं ताकि आप ये देख पाए कि ये प्रणाली किस प्रकार से काम करता है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे बाय रैम, यहाँ पर हम उस संख्या की यूएनटीबी को दर्ज करेंगे जो हम खर्चना चाहते हैं रैम खरीदने के लिए। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं 50 यूएनटीबी को यहाँ दर्ज करता हूँ। ये एक उदाहरण है, महज एक उदाहरण। हाँ 50 ठीक है मेरा ख्याल है। और ये देखिए यहाँ पर हम यूएनटीबी की संख्या को दर्ज करते हैं, और यहाँ पे जो बाइट की आवश्यकता है हमें, जो हम उन यूएनटीबी के लिए खरीदना चाहते हैं वो आपको दिखाई देगा, और अगर हम बाय बटन पे क्लिक करेंगे तो हम खरीद लेंगे। तो देखिए ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 78.76। हमने बाय पे क्लिक किया, हमने हमारी पिन को दर्ज किया, उसका पुष्टिकरण किया, और क्या देख रहे हैं आप कि जो लेन देन है बखूबी रूप से हो गया है। और आप देख पा रहे हैं कि जो क्षमता है मेरी रैम की, या जो मेरी रैम जिस संख्या में इस्तेमाल हुई है उसकी संख्या कुछ कम हो गई है क्योंकि रैम बढ़ गई है। तो अगर मैं यहाँ पर इस प्रतिशत को और भी कम करना चाहता हूँ तो मुझे और भी यूएनटीबी को खरीदने की आवश्यकता है, पर फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर मैं बहुत बड़े बड़े लेन देन नहीं करना चाहता हूँ तो मुझे चिंता का मेरे लिए कोई विषय नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ राशि को यहाँ पे स्थानांतरित करना चाहते हैं तो आपको इस बात को मद्देनजर रखना है कि आपके पास पर्याप्त संख्या में रैम हो। और यहाँ इस पृष्ठ पर आप अनयूज्ड रैम को भी बेच सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने बहुत ज्यादा खरीदा है और अगर आप बहुत ज्यादा लेन देन नहीं करते हैं और अगर आपको बहुत ज्यादा मेमोरी की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर आप उस संख्या में बाइट को दर्ज करेंगे जिसे आप बेचना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे यूएनटीबी यहाँ पे लिखेंगे जो आप खर्चना चाहते हैं रैम खरीदने के लिए। लेकिन ये जो डब्बा है यहाँ पे जहाँ हमें रैम को बेचना है, तो हमें उस संख्या के बाइट को लिखना है जिसे हम बेचना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2000 बाइट, और हम देख रहे हैं कि इसके लिए हमें 88.9 यूएनटीबी हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो यकीनन हम इसे बेचने तो नहीं वाले हैं फिलहाल। तो चलिए यहाँ पर 200 बाइट लिख देता हूं मैं, और
आइए इसे हम बेचते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, 8.89 या लगभग 9 यूएनटीबी आप देख सकते हैं यहाँ। और आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि फिलहाल इस वॉलेट में 6.48 किलोबाइट मेमोरी को खरीदा जा चुका है, जो कि लगभग 294.8 यूएनटीबी के बराबर है। और फिलहाल इस्तेमाल में जो वर्तमान लोड है मेमोरी का, ये 4.24 किलोबाइट है और मेरे पास 2 किलोबाइट फिलहाल उपलब्ध है, जो कि 102 यूएनटीबी के बराबर है। तो आइए 200 बाइट को बेचते हैं। और दोस्तों हम यहाँ पे बाइट को बेच रहे हैं और ये किलो बाइट दिखा रहा है, जो कि 1024 है। और आप इसको लगभग 1000 समझ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसे एंटर किया और कंफर्म किया, यानी इसका पुष्टिकरण किया। तो दोस्तों ये जो लेन देन है बखूबी रूप से पूरा हो चुका है। तो मुझे आशा है कि अब आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी। तो बिल्कुल हम आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों मैं शायद आपको नहीं दिखा पाया हूं कि कैसे आप स्टिक कर सकते हैं सीपीयू और नेट के लिए। बिल्कुल इसी प्रकार से आप कर सकते हैं जिस प्रकार से आप सीआरयू और डब्ल्यूसीआरयू की स्टेकिंग कर रहे थे, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी वही करना है। आप यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं यूएनटीबी को ज्यादा सीपीयू और नेट प्राप्त करने के लिए। सीपीयू जो है आपका कंप्यूटेशन पावर है और नेट जो है वो आपका नेटवर्क है, या जो आपका चौड़ाई कितनी है हाईवे की ये उस बराबर है। तो आपको अगर गति बढ़ानी है अपने लेन देन की, तो उसके लिए आप या तो स्टेक कर सकते हैं या अनस्टेक कर सकते हैं। दोनों ही सूरतों में आप इस पृष्ठ पर आ जाएंगे जो कि यूएनटीबी स्टेकिंग है। और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि फिलहाल मैंने 50 यूएनटीबी को स्टेक किया है सीपीयू के लिए और 50 यूएनटीबी को मैंने स्टेक किया है नेट के लिए। मैं यहाँ पे एक विशिष्ट संख्या को स्टेक कर सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सीपीयू यानी कंप्यूटेशन क्षमता को बढ़ाना चाहूँ अपने वॉलेट में, यानी जो मेरा प्रोसेसर है ब्लॉकचेन में, और जो नेटवर्क है अगर मैं उसको भी बढ़ाना चाहूँ, तो हम ये बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बकायदा अनस्टेक भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कुछ लेन देन करते हैं और अगर तब लोड बहुत ज्यादा है और आप अगर ऐसी स्थिति है, तो फिर आप इतने यूएनटीबी को क्यों स्टेक करेंगे नेट के लिए। तो आप इसे बकायदा अनस्टेक भी कर सकते हैं इस कार्य क्षमता का उपयोग करके, जो कि अनस्टेक यूएनटीबी है। तो फिलहाल आपको ये बताता है कि आपने 100 यूएनटीबी को स्टेक कर दिया है 50 सीपीयू के लिए और 50 नेट के लिए। और अगर आप अनस्टेक करना चाहते हैं यूएनटीपी को, तो हमें यहाँ पे उस संख्या के यूएनटीपी को डालना है जिसे आप विड्रॉ करना चाहते हैं, अनस्टेक करना चाहते हैं। मान लीजिए वो संख्या 10 है और सीपीयू से, और 10 है नेट से। तो ये यूएनटीपी है दोस्तों इस डब्बे में। और फिर हम अनस्टेक पे क्लिक करते हैं और हम अपने पिन कोड को डालते हैं पुष्टिकरण के लिए। और इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो लेन देन है बिल्कुल हो गया है सफलतापूर्वक। आप ध्यान रखें कि यहाँ पे ये सूचना देखने को मिल रही है कि 10 यूएनटीबी जो है वो अनस्टेक हो गए हैं नेट से और 10 यूएनटीबी अनस्टेक हुए हैं सीपीयू से। आते हैं वापस वॉलेट डैशबोर्ड पे जो हमारा मुख्य पृष्ठ है और यहाँ पर आकर देखते हैं कि किस प्रकार से ये यहाँ दर्शाया गया है। तो हम रिफ्रेश करते हैं बैलेंस को, तो ये यहाँ पे नहीं दर्शाया गया है क्योंकि ये पहले से ही उपलब्ध की संख्या में है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास लगभग 80 यूएनटीबी स्टेक हुए हैं 100 यूएनटीबी के बजाय। तो जो 20 यूएनटीबी है वो सीधा आपके वॉलेट के अंदर पहुंचा दिए गए हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो अगला टैब है जिसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने रूपांतरण डब्ल्यूसीआरयू के बारे में बात कर ली, हमने स्टेकिंग के बारे में बात कर ली, हमने रैम के बारे में बात कर ली, हमने सीपीयू और नेट के बारे में बात कर ली। इसका क्या मतलब है, आप कैसे इसके साथ काम कर सकते हैं। तो फिलहाल अब मैं एक टैब पे जाना चाहता हूँ जिसका नाम है लॉयल्टी बोनस। लॉयल्टी बोनस का क्या मतलब है, और ये जो पृष्ठ है जरा मैं आपके लिए जूम करूं ताकि आप बखूबी रूप से ये देख पाए। देखिए मेरे पास यहाँ पे ये टेबल है, ये छोटा सा है तालिका। अगर मान लीजिए आपका जो वॉलेट है पुराना है, मान लीजिए मेरे वाले वॉलेट से पहले अगर ये निर्माण हुआ है, तो अगर
तब आपको यहाँ पे और भी ज्यादा जानकारी देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 120 मेरे पास वर्ल्ड सीआरयू है और मेरे पास केवल इतनी कम संख्या में यूएसडीयू है। तो बिल्कुल जितने ज्यादा संख्या में वर्ल्ड सीआरयू आपके पास होंगे उतनी बड़ी संख्या में आपके पास आपकी आय होगी। लेकिन मैं आपको बस यहाँ पे ये बात दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पृष्ठ है ये आपको एक रिटर्न दिखाता है अपने वॉलेट का, या एक रिटर्न दिखाता है अपने वर्ल्ड सीआरयू के रिटर्न का। पर ये तो केवल एक लॉयल्टी बोनस है, और वो लॉयल्टी बोनस आप प्राप्त करते हैं क्योंकि आप एक भागीदार हैं इस कंपनी के। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये बात अभी तक आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो लोग बोल रहे हैं कि क्या आप इस स्क्रीन को और बड़ा कर सकते हैं। देखिए जितना मैं कर सकता था उतना ज्यादा मैं कर चुका हूँ। तो दोस्तों मुझे लगता है आप शायद एक बड़ी डिवाइस पर आ जाएं, वो बेहतर रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आप टोकन को बाकी अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये मेन्यू पे एक बटन है जो कि भेजें या सेंड है, लेकिन मैंने इस ऑर्डर को यहाँ पे बदल दिया है। तो ये देखिए ये बटन है सेंड। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप टोकन ट्रांसफर पृष्ठ पर आ जाते हैं, जहां पर जहां पर आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में या एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में आप टोकन को पहुंचा सकते हैं। तो आप जो है मुख्य पृष्ठ के ऊपर यहाँ पर देख पाएंगे कि एक सेंड का बटन यहाँ पर भी है। तो आप उसके बाद जैसे ही दबाएंगे तो आप यहाँ टोकन ट्रांसफर पृष्ठ पर आ जाएंगे और यहाँ पर पूर्व निर्धारित टोकन आपको दिखाई देगा। लेकिन आपके पास एक ड्रॉप डाउन का विकल्प भी है जिसके अंदर से आप टोकन का चुनाव कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर केवल कुछ यूएनटीबी जो हैं वो नहीं बल्कि सीआरयू को हम लोग कुछ हस्तांतरण करते हैं। और यहाँ पर चलिए देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर 500 सीआरयू का हस्तांतरण करते हैं। तो ये किसी वॉलेट के लिए के ऊपर हम हस्तांतरण करेंगे, लेकिन एक विशिष्ट वॉलेट, किस कोई भी वॉलेट नहीं लेकिन कुछ एक विशिष्ट वॉलेट, क्योंकि आपको उसका यहाँ पर पता डालना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग वॉलेट का पता लेंगे और वो पता हम लोग यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद इस जगह पर हम लोग डाल देंगे। और यहाँ पर यह आपसे पूछा जाएगा या आपको बताया जाएगा कि आप इस पते को अच्छे से जांच लें, इसकी पुष्टि कर लें, क्योंकि ये एक बार आप इस यहाँ पर कोई गलती नहीं कर सकते। क्योंकि यदि आप किस एक्सचेंज के ऊपर अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वॉलेट का पता लिखना होगा। और यहाँ पर अगर आप प्रणाली के अंदर क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के अंदर ही आप हस्तांतरित कर रहे हैं तो यहाँ पर मेमो पे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। यह यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पर मेमो भी लिख सकते हैं या एक कोई भी जानकारी लिख सकते हैं कि आपने ये टोकन्स का हस्तांतरण क्यों किया। तो हम लोग यहाँ पर डालेंगे, सेंड का बटन दबाएंगे, पिन कोड दबाएंगे और हम लोगों को दिखाई देगा कि हम किनको ये टोकन भेज रहे हैं। हम इसकी पुष्टि करते हैं और ये टोकन हमारे अकाउंट से चले जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो उपलब्ध राशि है वो बदल चुका है, बैलेंस बदल चुका है। और अब आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास यहाँ पर 4,436 सीआरयू मौजूद है। अगला जो लेन देन है वो ये होगा कि हम एक्सचेंज के ऊपर जब ये टोकन का हस्तांतरण करते हैं तो यहाँ पर हम लोग एक देखेंगे कि बहुत शीघ्र जहाँ पर आपको जानकारी, एक प्रशिक्षण का हम आयोजन करेंगे जहाँ पर आपको नई चीजें जो एक्सचेंज के ऊपर आ रही हैं उसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। धैर्य रखिए, ये बहुत शीघ्र होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ पर अपने यूनिटेक्स अकाउंट में जा रहा हूँ तो ये आप भी देखेंगे कि आप यहाँ पर 2FA को आप सक्रिय करना चाहते हैं कि नहीं। और मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मैं बाद में करूंगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आपको पीले पट्टी के अंदर लिखा हुआ है कि इसको फिर से मत दिखाइए इस जानकारी को, और वो वहां से चली जाएगी। तो अब हम यूनिटेक्स एक्सचेंज के ऊपर हैं और हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से टोकन का हस्तांतरण करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने वॉलेट में जाना होगा और यहाँ पर आप जो हैं
आप के पास दो विकल्प होंगे। दो विकल्प जो हैं वो आपको बताएंगे कि आप पृष्ठभूमि को काला या आप सफेद रख सकते हैं, और साथ ही साथ अपने भाषा का भी चयन कर सकते हैं। तो वो भाषा का जो चयन है वो आप ऊपरी और में दाईं तरफ से कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे अपने बैलेंस में और डिपॉजिट में, और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से टोकन जो है वो उपलब्ध हैं, किन मुद्राओं के साथ आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास 500 यूएनटीबी मौजूद है, और ये 500 और हम लोग डालते हैं ताकि आपको पता चले कि हम लोग किस प्रकार से हस्तांतरण करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो बटन दिखाई दे रहे हैं, और आप यहाँ पर यूएनटीबी के साथ आपको दो बटन दिखाई दे रहे होंगे, डिपॉजिट और विड्रॉल का। डिपॉजिट यदि आप टॉपअप करना चाहते हैं, कि यदि आप एक्सचेंज के ऊपर कैसे पैसे लेना चाहते हैं या ये टोकन को प्राप्त करना चाहते हैं, और निकासी यानी विड्रॉल, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हम लोग डिपॉजिट पर जाते हैं, और हम डिपॉजिट पर जाते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या पता है जिसके अंदर हम लोगों को इन टोकन का हस्तांतरण करना है ताकि ये हमारे वॉलेट में आ जाएं। तो हम लोग यहाँ पर ये लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर केवल, और यहाँ पर जो हमारे पास विकल्प है कॉपी का, तो हम लोग वो विकल्प चयन करेंगे कॉपी का। और ये यहाँ पर आप कॉपी करने के बाद आप क्रिप्टो यूनिट पेज के ऊपर आए, और यहाँ पर आप यूएनटीबी ड्रॉप डाउन से चयन करें, और यहाँ पर हम बताएंगे कि हमें कौन से अकाउंट में भेजना है, और ये वॉलेट का पता होगा जो हम लोग यहाँ पर डालेंगे। और यहाँ पर अगर आप यूएनटीबी को अगर आप ब्लॉकचेन से एक्सचेंज में डाल रहे हैं, तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप मेमो को भी कॉपी करें। लेकिन यदि आप ब्लॉकचेन के अंदर ही अगर आप जो है हस्तांतरण कर रहे हैं, तो मेमो अनिवार्य नहीं है। लेकिन यदि आप ब्लॉकचेन से एक्सचेंज में हस्तांतरण कर रहे हैं, तो मेमो अनिवार्य हो जाता है। और यहाँ पर आप अगर एक्सचेंज के ऊपर टोकन डाल रहे हैं, तो एक बार फिर दोहरा रहे हैं, तो ये मेमो जो यहाँ पर है आपको कॉपी करके पेस्ट करना है। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो ये जो टोकन्स हैं ये कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। आपको केवल यहाँ पे कॉपी का बटन दबाना है, और मेमो में आकर ब्लॉकचेन के ऊपर इसको पेस्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ से हम लोग अपने 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 जो ब्लॉकचेन से हम लोग अपने एक्सचेंज में हस्तांतरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 486 यूएनटीबी हैं, और मैं उसमें से 80 यूनिट का की निकासी करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फिर से एक बार वॉलेट एड्रेस देखा और मेमो देखा, और उसके बाद मैं यहाँ पर उसको सेंड दबा देता हूँ, और यहाँ पर पिन कोड दबाकर मैं उसकी पुष्टि कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको जो है अब हम लोगों को कुछ क्षण बिताने होंगे। और यूएनटीबी को हस्तांतरित करने में, आपके अकाउंट में, एक्सचेंज अकाउंट में आने में कई बार कुछ क्षण लगते हैं। तो आइए कुछ क्षण और देते हैं। तो अभी ये रास्ते के अंदर है, तो मैं आपको यहाँ पर निकासी के बारे में भी बता देता हूँ। तो निकासी के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप अपने टोकनों को या किसी भी निधि को आप या किसी फंड को आप निकासी करना चाहते हैं यूनिटेक्स से, तो उसके लिए सबसे पहला कदम है कि आप अपना सत्यापन करा लीजिए। यदि आप अपने सत्यापन नहीं कराएंगे, तो आप कोई भी पैसा जो है यहाँ से उसको आप उसकी निकासी नहीं कर सकते, किसी भी टोकन की निकासी नहीं कर सकते। और इसके यहाँ पर हमारे पास दिखाई दे रहा है कि हमारे पास 580 यूएनटीबी हो गए हैं हमारे एक्सचेंज के अंदर, जो जो कि यहाँ पर हमने अपने ब्लॉकचेन से अपने एक्सचेंज के ऊपर हस्तांतरित कर लिए हैं। और उसी प्रकार आप अपने एक्सचेंज अकाउंट से यदि आप निकासी करना चाहते हैं और किसी और वॉलेट में पैसे या सिक्के भेजना चाहते हैं, तो आपको निकासी के ऊपर जाना पड़ेगा। तो आपको देखना होगा कि
किस पते के ऊपर, किस एड्रेस के ऊपर आप अपने जो टोकन है वो आप भेजना चाहते हैं। यहाँ पर आपको और एक चीज दिखाई दे रही है कि ट्रांजैक्शन का प्रभार, ट्रांजैक्शन फीस कितनी लगेगी, और आपको बताया जा रहा है कि न्यूनतम राशि निकासी के लिए कितनी है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यूनिटेक्स एक्सचेंज के ऊपर यदि आपको निकासी करनी है तो आपको न्यूनतम राशि का ध्यान रखना होगा। मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूं कि आप जो हैं अपने यूनिटेक्स एक्सचेंज से, यूनिटेक्स के अकाउंट से आप जो है यहाँ पर $50 से कम की राशि जो है वो निकासित नहीं कर सकते, विड्रॉल नहीं कर सकते। और अगर हम लोग यूएनटीबी की बात करें तो यूएनटीबी का न्यूनतम जो संख्या है वो 7,500 की है, 541 की है। तो ये जो है ये $50 के बराबर है। और यहाँ पर उसके साथ साथ आपको 10 यूएसडी आपको कमीशन भी लगेंगे। तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास निकासी के लिए कम से कम $5 होने चाहिए, तो माफ कीजिएगा $50 होने चाहिए, और उस पे जो कमीशन है वो कम से कम आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मेमो आपको उस पते को डालना है जहां पर आप हस्तांतरण करना चाहते हैं। मेमो यहाँ पर अनिवार्य नहीं है, आप हैं, और जैसे ही आप विड्रॉल दबाते हैं तो आप विड्रॉल कर लेते हैं। तो एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं कि अगर आप यूनिटेक्स एक्सचेंज के साथ काम करना चाहते हैं, तो अगर आपको बाकी की चीजों को भी ध्यान देना है तो एक अलग सत्र का हम लोग आयोजन करेंगे, और ये इस पाठ्यक्रम का हिस्सा है, लेकिन अभी हम उसके ऊपर तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए आने वाले समय के ऊपर हम लोग आपके लिए ये सारा का सारा सत्र लेकर आएंगे ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएं। और उसके बाद आप देख पाएंगे कि आपके पास क्या क्या इतिहास है आपके लेन देन का, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का। लेकिन इस समय यहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, और यहाँ पर आप इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ट्रेडिंग का इतिहास, यानी कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसका इतिहास यहाँ पर आपको मिलेगा। और एक आपको दिखाई देगी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, यानी कि लेन देन का इतिहास, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि 520 यूएनटीबी जो है वो हस्तांतरित हुए हैं। अब निकासी की जहां तक बात करें यूनिटेक्स एक्सचेंज से, तो हम लोगों ने इसके ऊपर बात कर ली है। और अगर आपको याद हो तो जब हमने WCRU को स्टेक किया था और CRU को स्टेक किया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग जो है अपने आय के ऊपर दावा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि हम लोगों ने जो ये सत्र ले रहे हैं तो उसके अंतराल में कितनी स्टेकिंग के लिए हम लोगों को उपहार मिला है और कितने सिक्के मिले हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इस समय दिखाई दे रहा है कि 0.176 यूएनटीबी हम लोगों को मिले हैं। और वो जब हम लोग किसी और काम कर रहे थे तो यूएनटीबी जो थे उनका खनन हो रहा था, स्टेकिंग अपना कार्य कर रही थी, और हम लोग इन यूएनटीबीज को क्लेम कर सकते हैं। और उसके लिए केवल हम लोगों को क्लेम यूएनटीबी का बटन दबाना है, पिन कोड दबाना है, और ये आपके सामने है। तो चलिए आइए अब हम लोग मुख्य पृष्ठ के ऊपर आते हैं, अपने सभी बैलेंसेस को रिफ्रेश करते हैं, और आपको दिखाई देगा कि वो यूएनटीबी यहाँ पर मौजूद है। अब हम लोगों ने काफी चीजें जो हैं वो हमने की आज, लेकिन एक और आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। वोट का एक टैब है, इसको हम तैयार कर रहे हैं, और जब ये प्रणाली तैयार हो जाएगी तब उस समय ये आपको खबरों में पता चल जाएगा। उसके बाद आपको दिखाई देता है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, यानी लेन देन का इतिहास। आप यहाँ पर फिल्टर लगाकर देख सकते हैं कि आपने कौन से कार्य किए, क्या लेन देन किया, और आप देख पाएंगे कि क्या क्या प्रक्रियाएं या क्या क्या जो जो लेन देन है वो आपको बताया जाएगा।
तो यहाँ पर आपके पास एक बटन है जो ऑल एक्शंस करके है, और यहाँ पर सभी कार्यों के ऊपर अब आपके पास जो यहाँ पर फिल्टर लगे हुए हैं वो कार्य के हिसाब से लगे हुए हैं कि आपने कब टोकन का हस्तांतरण किया, कब आपने स्टेकिंग की, तो वो आपको यहाँ पर दिख सकती है। उसके बाद आपको रैम, सीपीयू और नेट के लिए आपको जो आपने कार्य किया। उसके बाद आपने देखा कि हम लोग यहाँ पर वोट्स की हम बात नहीं कर रहे, और हम लोग क्लेम रिवॉर्ड्स, यानी कि जब आप अपने यूएनटीबी को क्लेम करते हैं, क्योंकि वो उपहार के रूप में आपके स्टेकिंग की प्रक्रिया की वजह से आपके पास आते हैं। तो अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने आज की तारीख में 2 बार क्लेम किए हैं। एक बार मुझे 14 यूएनटीबी मिले, और एक बार मुझे केवल 0.176 यूएनटीबी मिले, जो मैंने आपके सामने दिखाया अभी। उसके बाद आप जो फिल्टर है वो आप परिसंपत्ति के हिसाब से भी लगा सकते हैं। आप सीआरयू, डब्ल्यू यूएनटीबी और यूएसडीयू के हिसाब से भी आप लगा सकते हैं। तो सीआरयू के लिए हम लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने सीआरयू को अलग और वॉलेट्स में हमने उसका हस्तांतरण किया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यूएसडीयू, तो यहाँ पर पूरी की पूरी जो लेन देन है उसके बारे में हमने आपसे बात कर ली है, किस प्रकार से आप इसके इतिहास को देख सकते हैं। और अगर अगर कुछ और यहाँ पर इवान अगर कुछ जोड़ना चाहे तो वो आपको बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सारी चीजें आपके साथ बता दी हैं जो इस वॉलेट के लिए जरूरी हैं। तो एक बार आपको मैं और याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि जो वोट का जो बटन है उसका इस्तेमाल हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वोटिंग के लिए इस्तेमाल होगा। ये अभी तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मैं फिर से दोहराता हूँ। और उसके बाद जो इनकी कार्यप्रणाली है वो जब बन जाएगी और ये काम करना सुचारू रूप से शुरू कर देंगे, तो आपको इसकी भी जानकारी मुहैया कराई जाएगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने अपने हिस्से को खत्म कर दिया है, और मैं इवान को अब वापस यहाँ मंच पर बुलाना चाहूंगा। तो इवान कह रहे हैं, धन्यवाद मैक्सिम। और आज वाकई बहुत अच्छी जानकारी, मूल्यवान जानकारी जो है वो आपको मिली है। तो वोट बटन के बारे में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो जो डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक की जो प्रणाली है उसके अंतर्गत जो टोकन धारक हैं वो कुछ चीजों के ऊपर अपने वोट डाल सकते हैं। और ये जो विशेषता है इसको हम लोग अभी विकसित कर रहे हैं, अभी कुछ भी वोटिंग के लिए नहीं है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल अभी नहीं किया जाएगा। और एक बार मैं अपनी स्क्रीन को मैं सक्रिय करना चाहूंगा, क्योंकि आपके साथ एक और विषय के ऊपर मुझे बात करनी है, और वो है आपके उपहार। और मुझे लगता है कि ये सबसे स्वादिष्ट हिस्सा है हमारी प्रस्तुति का। तो पिछले सत्रों के अंदर आप लोगों ने जो है वो नियम और शर्तों के बारे में जाना कि किस प्रकार आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, आपको बता दूं कि ये जो पाठ्यक्रम है ये पूर्ण रूप से निशुल्क है, लेकिन यदि आप उपहार प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं। तो जो नए लोग जो हमारे साथ हाल ही में जुड़े हैं, तो सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा, और आपको साइन अप करना होगा यूजी पे ग्रुप के साथ। आप यूजी पे ग्रुप के साथ आप साइन अप करें, अपने अपने अकाउंट की आप सत्यापन करें, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद उसके अतिरिक्त आपको जो पार्टनर्स हमारे
आपसे माफी चाहेंगे, शायद मैंने गलत बटन दबा दिया। तो जी हाँ, हम लोग वापस आते हैं अपने सत्र पे। तो नए लोगों के लिए जहां मैं कह रहा था कि आपको यूजी पे ग्रुप के साथ साइन अप करना पड़ेगा और अपने अकाउंट की पुष्टि करनी होगी, सत्यापन करना होगा। और जो पार्टनर्स हमारे साथ कुछ समय से हैं, तो आपको केवल और केवल अपने वॉलेट को टॉप अप करना है और कम से कम न्यूनतम राशि जो है वो $10 की है। और उसके बाद आप जो है WCRU खरीद सकते हैं कम से कम $10 के से। और उसके बाद आप जो है एक क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पर वॉलेट बनाएंगे, अगर आपने पहले नहीं बनाया है। और जैसे ही आप उसको पूरा कर लेंगे, तो 17 से 20 सितंबर के अंदर आप जो खबरें हैं उनका जरूर अनुसरण कीजिएगा, या यूजी पे ग्रुप के बैक ऑफिस पे या एपीआई के बैक ऑफिस के ऊपर। क्योंकि आपको वहां पर लिंक्स दिए जाएंगे जहां पर आप अपनी परीक्षा में बैठ सकते हैं। और जो लोग 75% से ज्यादा अंक कमाएंगे, तो जो अंक अर्जित करेंगे, उन सभी को उपहार दिए जाएंगे। और एक और जो अच्छी खबर है, जो कि हम लोगों ने आपसे वायदा किया था, पहले हम लोगों ने ये कहा था कि जो खरीद है वो 15 सितंबर तक होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों को कुछ अपेक्षाएं थी बदलावों के अंदर। क्योंकि हमें लग रहा था कि WCRU जो है वो केवल और केवल उन्हीं लोगों के लिए उन वही लोग पहुंच बना पाएंगे जिन्होंने निवेश का सलाहकार के पाठ्यक्रम को खरीदा है। और जो तारीख है इस बदलाव की, उसको बदल कर अक्टूबर में डाल दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास कुछ समय है कि आप WCRU को खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नियम और शर्तें, अगर आपको उपहार प्राप्त करने हैं, तो 20 सितंबर तक आपको न्यूनतम $10 से आपको WCRU को खरीदना पड़ेगा। और यहाँ तक आपको जो है वो आपकी परीक्षा की पहुंच भी इसी तारीख तक बन पाएगी। तो आप लोगों को आप माफ कीजिएगा, तो आपको शर्तें और नियम अब मालूम है कि किस प्रकार से आपको उपहार मिलेंगे। तो जो 3 लोग सबसे पहले 100% नंबरों के साथ जो ये परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे, तो उनको 5,000 UNTB दिया जाएगा। तो पहले व्यक्ति को जो कि जो कि जो उनको उनको पहले व्यक्ति को 5,000 UNTB, दूसरे व्यक्ति को 3,000, और तीसरा व्यक्ति जो कि 100% अंकों के साथ इस परीक्षा को उत्तीर्ण करेगा, उसको 2,000 UNTB दिए जाएंगे। तो उसके बाद जिनके भी 100% आते हैं, उनको 20 UNT उनको उनको जो है उनको 50 UNTB दिए जाएंगे। और जो शर्तों को पूरा करते हैं 90% के साथ, उनको 35 UNTB। और जो लोग 75% से परीक्षा प्राप्त करते हैं, तो उनको उनको जो है उनको जो उनको 20 UNTB के 20 UNTB उनको दिए जाएंगे। आपको एक बात और बता दें कि जो लोग 75% परीक्षा में अंक प्राप्त करते हैं, तो उनको एपीआई के पाठ्यक्रमों के ऊपर 20% जो है वो आपको छूट मिलेगी। मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि एपीआई के उन उत्पादों के ऊपर आपको छूट मिलेगी जिनके ऊपर अभी भी छूट नहीं है। और अभी तक जो एपीआई के उत्पाद हैं, उनके अंदर काफी उत्पादों के ऊपर हम लोगों ने छूट दे रखी है। और अगर उसके ऊपर किसी भी उत्पाद के ऊपर छूट नहीं दी हुई है, तो आपको 20% छूट मिलेगी। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर, अगर एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसके ऊपर छूट नहीं दी गई है और उसकी लागत 500 है, तो आपको केवल $400 ही देने होंगे। और एक चीज याद रखिए कि ये पहली बार नहीं है कि हम लोग पहली बार इस परीक्षा को हम लोग आयोजित करेंगे। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे पहली परीक्षा हुई थी और जिस व्यक्ति ने शीर्ष 100% प्राप्त किए थे, तो उन्होंने पूरी नियम और शर्तों का पालन नहीं किया था। तो यदि वो नियम और शर्तें पालन कर लेंगे, तो उनको अब 50 UNTB मिलेंगे। यदि 100% आप
जो है अर्जित कर लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज तो शिक्षा होती है, जिसका आप अनुसरण करके आप अपनी सफल निवेश पोर्टफोलियो को बनाते हैं और आप नई प्रौद्योगिकियों के साथ काम करते हैं, जो कि क्रिप्टो यूनिट, ब्लॉकचेन है, और नई प्रौद्योगिकियां हैं जो आप जिनका इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये जानकारी जो है वो काफी बहुमूल्य सिद्ध होगी। और और आप जो है आपके जो यूएनटीबी जो है वो हस्तांतरित हो जाएंगे यदि रैम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये किसी एक अकाउंट में ऐसा हुआ था। तो यूएनटीबी जो है, तो यूएनटीबी का जो स्वतः हस्तांतरण है, जो कि रैम के अंदर या टॉप अप करने के लिए रैम के लिए, मुझे लगता है कि ऐसी कोई विशेषता हमारे पास मौजूद नहीं है। मुझे ये मालूम है कि आप यूएनटीबी को स्टेक कर सकते हैं और उससे पहले कि आप की जो रैम है वो इस्तेमाल हो, यानी कि आपका जो गोलाकार है वो पूरा नहीं होता है। पर आपने जो बात की वो बहुत दिलचस्प है। हो सकता है कि यहाँ पर ये जो स्वतः ही टॉप अप की जो प्रक्रिया है ये हो, पर मैं अनभिज्ञ हूं। और हो सकता है कि यहाँ पर एक स्वतः एक सिक्योरिटी फंक्शन चालू हो कि जब आप अपने वॉलेट के अंदर जब यूएनटीबी जब रैम खत्म हो रही हो तो आप के यूएनटीबी स्वतः ही उसकी मेमोरी पर लग जाएंगे, नेट सीपीयू या रैम पे। पर हम लोग इसको देखेंगे और हम लोग आपको पुष्टि करेंगे। हो सकता है कि ये एक सुरक्षा फंक्शन हो। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम लोग पिछले जो 3 सत्र हैं उनकी रिकॉर्डिंग हमें कहाँ पर मिलेगी? देखिए, पिछले 3 सत्रों की जो रिकॉर्डिंग है वो आप YouTube के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। और YouTube के अंदर एक चैनल है, आपको प्रबंधक जो है वो आपको अभी जो है वो लिंक दे देते हैं। और मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर एक क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन यूट्यूब चैनल है और उसके अंदर सभी की सभी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं पिछले सत्रों की। और आप जो है आप यहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्ट यानी कि सीधा प्रसारण भी देख सकते हैं। तो आप यूएनटीबी माफ कीजिएगा, आप यूट्यूब पर जा सकते हैं और आप वहां पर वीडियोस उसी चैनल पर देख सकते हैं। अगर हमें अतिरिक्त वॉलेट बनाना है और अगर हम वो बना लेते हैं तो क्या हम लोग उसमें से हस्तांतरण वगैरह और सभी चीजें कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे, जैसा कि मैक्सिम ने आपको दिखाया। और आप जो है आप अपने दूसरे वॉलेट का पता डालें और उसके अंदर आप हस्तांतरण कर लें। कोई और प्रश्न? यहाँ पर एक और प्रश्न था कि जो मेमोरी है क्या वो सस्ती हो जाएगी? जी हाँ, अंततः ये जो मेमोरी है ये थोड़ी सस्ती होगी। जब हम लोग अपनी जो मेमोरी को अगर हम दुगना करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसका मूल्य है वो 2 गुना कम हो जाएगा। जी नहीं, देखिए, यदि अब हम लोगों को अगर मेमोरी बढ़ानी है तो हमें उसके लिए उपकरण खरीदने पड़ते हैं, और ज्यादा उपकरणों का मतलब है कि उनकी खरीद और उनकी संभाल करने के लिए खर्चा। तो यहाँ पर जो मेमोरी है जब हम उसको बढ़ाएंगे तो वो एक गुणांक से कम तो होगी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने गुणांक से वो कम होगी। तो जब ब्लॉकचेन की जो कार्यक्षमता, मेमोरी की कार्यक्षमता 90% से ऊपर हो जाएगी तो हम लोगों को देखना होगा कि हम कितनी ज्यादा मेमोरी और खरीदेंगे और उससे कितनी ज्यादा लागत कम होगी। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि
क्या हम जो जो लॉयल्टी और प्रॉफी बोनस हमें मिलता है, क्या हम लोग उसको यूनिटेक्स के अंदर हस्तांतरित कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। ये प्रॉफी बोनस जो है वो आपके पास यूएसडीयू में आता है, और आप जो है आप उसको कर सकते हैं। तो आप यूएसडीयू के माध्यम से डब्ल्यूसीआरयू को सीआरयू में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा के ऊपर है जो आप करना चाहते हैं। और आप जैसे मैक्सिम ने किया, आप यूएनटीबी को अपने एक्सचेंज अकाउंट में भेज सकते हैं। तो मैक्सिम यहाँ पूछ रहे हैं कि जो पहला उपहार है वो यूएनटीबी का जो पहला समूह था वो कब आप हम लोगों को हस्तांतरित होगा। तो इवान कह रहे हैं कि जो जो विजेता थे उनकी घोषणा हो चुकी है, उनके जो प्रमाण पत्र हैं उनको डिजाइन कर लिया गया है, और उसके बाद कुछ तकनीकी दिक्कतें थी जिनका हम लोगों को निवारण करना था। और जैसे ही हमें हरी झंडी मिल जाएगी, हम इन टोकन्स को हस्तांतरण कर देंगे। जब हम लोगों ने इस पाठ्यक्रम का विकसित किया था, तो हम लोगों ने और यहाँ पर ये सभी सभी के सभी जो उपहार थे ये सभी विभागों से गए, और यहाँ तक कि एंड्रे को भी इसके अंदर आना पड़ा। और हम लोगों ने बहुत सारे उपहार और प्रमोशंस कोड्स जो हैं उन सभी का हम लोगों ने चयन किया है। तो बहुत सारे ये उपहार आपके यूएनटीबी वॉलेट्स के अंदर आएंगे। तो इन सभी को हम लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, प्रबंधन करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने कर लिए हैं, और अब हम एक हरी झंडी की इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो दूसरे समूह के छात्र हैं उनके लिए ये और आसान होगा, क्योंकि जो पहले समूह के लोग हैं उनके ऊपर ये सारी की सारी चुनौतियां जो हैं हम लोगों ने पूरी कर ली हैं। तो दूसरे समूह में जो है जो है वो जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है कि एक पार्टनर कह रहे हैं कि उनके अकाउंट में से यूएनटीबी जो है वो स्वतः रूप से निकल रहे हैं, और यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि यूएनटीबी जो है वो रैम के लिए स्वतः रूप से स्टेक हो रहे हैं। तो मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा, इवान कह रहे हैं कि ये कभी भी हो जाता है या जब आपकी रैम खत्म होने वाली होती है ये तब होता है? तो मैक्सिम कह रहे हैं कि हम लोगों को इस केस को व्यक्तिगत रूप से देखना होगा, और यहाँ पर विशेषज्ञ जो हैं वो आपके वॉलेट को देखेंगे और समझेंगे कि इस वॉलेट के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों को ये स्पष्ट नहीं हो रहा है तो कि आपके अकाउंट में क्या हो रहा है, तो आप टिकट को जरूर जारी कीजिए और हम लोग देखते हैं। या ये भी हो सकता है कि आपने अपने वॉलेट की पहुंच किसी और को दे रखी है, और हो सकता है कि अंततः ये केवल यूएनटीबी के साथ नहीं हो, ये बाकी राशियों के साथ भी हो सकता है। क्योंकि पहले भी ऐसे हो चुका है कि जब कुछ लोगों ने किसी और के वॉलेट में से परिसंपत्ति का हस्तांतरण शुरू कर दिया था। और मैक्सिम यहाँ पर एक और चीज कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं रूसी कक्ष के अंदर जो प्रश्न आ रहा है कि जो लोग पूछ रहे हैं कि या क्या ये ऐसा हो सकता है कि जो बोनस है हम लोग किसी दूसरे वॉलेट के अंदर हस्तांतरण कर पाएं। तो मुझे आपके प्रश्न की थोड़ी बहुत समझ लगी है, और एंड्रे ने इसके बारे में बात की थी। जी हाँ, ये हो सकता है कि जो प्रॉफी बोनस है वो किसी और वॉलेट के अंदर हस्तांतरित हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो जो आप दूसरे वॉलेट के अंदर बोनस ले सकते हैं, अभी तक हमारे पास ये विशेषता नहीं आई है। और इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि बोनस जो है वो किसी और वॉलेट के अंदर, दूसरे वॉलेट के अंदर वो जो है हस्तांतरित हों। लेकिन बहुत शीघ्र इसको हम विकसित करेंगे और हम लोग आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार करना है। एक और प्रश्न है जो कि ये पूछ रहे हैं कि मेरे वॉलेट में एक दिक्कत है, जितने जितने भी
और ओल्गा ने ये प्रश्न पूछे हुए हैं। तो हम लोग वेबिनार के ऊपर ये तकनीकी चीज को हम लोग नहीं कर सकते हैं। या तो आप अपने अपलाइन के साथ बात कीजिए, या आप समर्थन सेवा से आप संपर्क साधिए, क्योंकि वो व्यक्तिगत तौर से देखेंगे कि आपके वॉलेट में क्या चल रहा है। तो हरीश, ये अभी भी विकसित हो रहे हैं जो आप दूसरे वॉलेट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग CRU और WCRU को स्टेक कर सकते हैं यूएनटीबी के लिए। जी हाँ, कर सकते हैं। आपने देखा मेरे जो CRU तरल थे उनको मैंने स्टेक किया, और फ्रोजन WCRU को भी मैंने स्टेक किया। तो दोस्तों, हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है, और हम लोग जितने भी प्रश्न जिनका उत्तर नहीं दिया गया है उनको हम लोग फॉर्म के ऊपर डाल देते हैं। ये फॉर्म आपके चैट के ऊपर दिया गया है, और हम लोग इन प्रश्नों को देखेंगे एक अतिरिक्त सत्र के अंदर, और उसमें आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो चलिए एक बार फिर से कॉपी पेस्ट लिंक कर देते हैं। तो प्रबंधक जी, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो देवियों और सज्जनों, धन्यवाद आपका। आपके पास आपके चैट में फॉर्म है, आप कॉपी कर लीजिए इस फॉर्म को, इससे पहले कि ये कक्षों को बंद कर दिया जाए। आप सभी का धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए, और हम आपसे एक बार दोबारा फिर मिलेंगे, बहुत बहुत शीघ्र मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो देवियों और सज्जनों, ये सत्र यहीं समाप्त हुआ। आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहे। आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपका धन्यवाद देते हैं, और अगले सत्र में आपसे फिर मुलाकात होगी नई जोश और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, और शुभ रात्रि कहते हुए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।